ठीक है, ठीक है। ओह सॉरी, हाँ जी। अच्छा, अब हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है एड्रीनर्जिक सिस्टम। ठीक है, अब आप लोगों को खुद भी पता होगा कि एड्रीनर्जिक सिस्टम से हमारी क्या मुराद है। पहले मैं थोड़ा सा बताती हूँ, फिर हम डिटेल में चलते हैं। एड्रीनर्जिक सिस्टम की मुराद है हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी आप लोगों से रिवीजन करूँ तो क्या आप लोगों को जहन में है कि सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या हो रहा था, कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा था, किस तरह के इसके फाइबर्स थे, किस तरह के इसके न्यूरोट्रांसमीटर थे। जो भी अनम्यूट हुआ हुआ है काइंडली म्यूट कर लें बेटे, किसी का माइक अनम्यूट हुआ हुआ है। अच्छा, तो अगर हम लोगों ने, कौन है बेटे ये, प्लीज म्यूट कर लें। अच्छा, हम लोगों ने सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि सिंपैथेटिक सिस्टम का सबसे पहली बात आ जाती है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है, कौन है, नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने जब कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा तो उसका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन था, तो हमने इनिशियली एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस वगैरह पढ़ी थी। तो आज भी इनिशियली हम क्या पढ़ेंगे, नॉर एपिनेफ्रीन की सिंथेसिस पढ़ेंगे, स्टोरेज पढ़ेंगे, रिलीज पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसको दो पार्ट्स में लेके चले जाएंगे। हम ऐसी चीजें आज पढ़ेंगे जो बॉडी के अंदर आके वही काम करेंगी या काम करने की कोशिश करेंगी जो कि नॉरएपिनेफ्रीन करता है, और जो नॉरएपिनेफ्रीन जैसा काम करने की कोशिश करेंगी जाहिर है वो हमारे पास क्या होंगी, एगेनिस्ट होंगी। सेकेंड पोर्शन में हम लोगों ने ऐसी पढ़नी है जो नॉरएपिनेफ्रीन के काम को इनहिबिट कर रही होंगी, कुछ वो एंटेगनिस्ट है। कोई ब्रीफली मुझे बता सकता है कि नॉरएपिनेफ्रीन क्या काम करता है, कैसे हम दिमाग में थोड़ा सा एक वो बना सकते हैं, क्या काम करता है नॉरएपिनेफ्रीन? मैम थोड़ा सा ऑपोजिट टू एसिटाइल वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। ठीक है, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, आपने ये याद रखना है कि जब बॉडी में ना फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होती है, स्ट्रेस की कंडीशन होती है, ट्रोमा की कंडीशन होती है, तब बेसिकली नॉरएपिनेफ्रीन काम करता है ना। अब सोचो अगर फाइट और फ्लाइट की कंडीशन है, यानी हम फाइट करें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, हम किसी से लड़ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे तक बॉडी में क्या हो रहा होगा। आंखों की अगर हम बात करेंगे तो जाहिर है वहां पे डायलेशन हुई भी होगी, फटी पट्टी आंखें, माइग्रेसिस हो रही होगी। हार्ट की अगर हम बात करेंगे तो जाहिर है हमारा हार्ट रेट जो है वो ज्यादा हुआ हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा हुई भी होगी। उसके बाद जीआईटी की बात करेंगे तो क्या हमें लड़ते हुए या भागते हुए या ट्रोमा में भूख लगती है? बिल्कुल भी नहीं लगती। तो जीआईटी की सारी एक्टिविटी इनहिबिट हुई हुई होगी, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक हमारा इनहिबिट हुआ हुआ होगा। तो बेसिकली सिंपैथेटिक में ना सिर्फ आपका हार्ट स्टिमुलेट हुआ हुआ होता है, बाकी सारी चीजें तकरीबन इनहिबिटेड होती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम रेस्ट की बात करेंगे तो रेस्ट के जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं वो भी इनहिबिटेड होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और वहां पे भी ब्रोंको डायलेशन हुई भी होती है। सो ये सारी चीजें अभी आपको खैर बार बार याद हो जाएंगी, नहीं भी रिकॉल हो रही तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हमने प्रीवियसली पढ़ी भी है। आज हम कुछ ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जो सारी एक्टिविटी को फर्दर इनहेंस करेंगी। ठीक है, चलो ड्रग्स पढ़ने से पहले हम सबसे पहले चले जाते हैं कि नॉरएपिनेफ्रीन कैसे बनता है और किस तरह से रिलीज होता है। तो वही हम अपने पास एक प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास वहां पे कोलिन का ट्रांसपोर्ट था ना, यहाँ पे हमारे पास क्या सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होता है, टायरोसिन। क्या ट्रांसपोर्ट होता है? टायरोसिन। ठीक है, सो टायरोसिन जो है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है, अंदर आ जाता है। इस टायरोसिन के ऊपर बेटे सबसे पहला स्टेप ये होना है कि टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज ने एक्ट करना है और इसने कन्वर्ट हो जाना है किसमें, डोपा में। क्या पहला स्टेप हुआ, टायरोसिन एक ट्रांसपोर्टर की मदद से अंदर आया, उसके ऊपर एक्ट किया टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज ने और वो कन्वर्ट हो गया डोपा में। ये जो पहला स्टेप है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। शायद मैं वहां पे आपको बताना भूल गई हूँ कि हमारे पास जो कोलिन की ट्रांसपोर्ट थी ना वो रेट लिमिटिंग स्टेप था, और उस रेट लिमिटिंग स्टेप को कौन सी ड्रग इनहिबिट कर रही थी, ब्लॉक कर रही थी। हाँ, तो कोलिन की ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करती थी हेमिकोलिनियम, वो उसका रेट लिमिटिंग स्टेप था। और अगर इसको हम कंपेयर करेंगे नॉरएपिनेफ्रीन के साथ तो टायरोसिन की ट्रांसपोर्ट से हमारा इतना लेना देना नहीं है। टायरोसिन की जो कन्वर्जन है डोपा के अंदर, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस स्टेप को इनहिबिट कर सकती है मेट टायरोसिन। कौन इनहिबिट करती है? रेट लिमिटिंग का क्या मतलब है? सॉरी, किसका क्या मतलब है? रेट लिमिटिंग रेट लिमिटिंग वो स्टेप होता है जो
सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होता है आपके पास। ये तो आपका 9th-10th का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग पढ़ते थे ना, बायोकेम के स्टेप्स पढ़ते थे जी, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, या ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अगर हम इसको इनहिबिट कर दें तो इसका मतलब है बाकी सारी चीज तो आराम सुकून से इनहिबिट हो जाएगी। तो जो सबसे मेन स्टेप होता है, सबसे स्लो स्टेप होता है, टाइम टेकिंग टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होता है, उसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भी वही होता है, रिएक्शन पूरा बेस ही उसके ऊपर करता है, ठीक है। सो टायरोसिन अंदर आया, हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया डोपा में। टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज वाला ये स्टेप जो है, इसको इनहिबिट कर सकती है एक ड्रग जिसे हम कहते हैं मेट टायरोसिन। अब मेट टायरोसिन को आप किस तरह से याद रखो, देखो ये कहती है मी टायरोसिन, यानी मैं टायरोसिन हूँ, ठीक है। इस टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज को कंफ्यूज करती है, इसे कहती है इस टायरोसिन को छोड़ो, मैं खुद टायरोसिन हूँ, मैं तुम्हारे साथ बाइंड करती हूँ, ये इस एंजाइम के साथ बाइंड करती है और एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। सो ये स्टेप होता ही नहीं है। तो मेट टायरोसिन किसको इनहिबिट करती है, टायरोसिन की डोपामेन कन्वर्जन को। कैसे, टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज के साथ कंपेटिटिवली compete करती है फॉर टायरोसिन और खुद बाइंड होकर उसको इनएक्टिव कर देती है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया डोपा, डोपा के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोपामीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डोपामीन में। अब प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास एसिटाइलकोलिन बनता था और वो एसिटाइलकोलिन खुद वेसिकल में जाता था, लेकिन यहाँ पे ये जो डोपामीन है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट बना दिया है, बहरहाल डोपामीन जो है ये वेसिकल के अंदर जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, हमने कहा हमारे पास टायरोसिन आया अंदर, ठीक है। थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, बल्कि ऐसे करते हैं, बड़ी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो हमने कहा सबसे पहले हमारे पास जो है वो टायरोसिन अंदर आ गया। टायरोसिन अंदर आने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज किसमें कन्वर्ट हुआ, डोपा में, और डोपा फिर इन द प्रेजेंस ऑफ डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज किसमें कन्वर्ट हो गया, डोपामीन में। अब ये जो डोपामीन है इसने ट्रांसपोर्ट होना है वेसिकल के अंदर, ठीक है। तो डोपामीन फॉर एग्जांपल ये डॉट डोपामीन है, ये वेसिकल में आ गया। वेसिकल में इस डोपामीन के ऊपर एक्ट करती है डोपामीन हाइड्रोक्सीलेज। तो एंजाइम से भी कंफ्यूज नहीं होना, पहले हाइड्रोक्सीलेज ने एक्ट किया, फिर हाइड्रोक्सीलेज ने एक्ट किया, दरमियान में डीकार्बोक्सिलेज था, ठीक है। सो टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज, डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज एंड देन डोपामीन हाइड्रोक्सीलेज। जब डोपामीन हाइड्रोक्सीलेज डोपामीन के ऊपर एक्ट करता है तो आपके पास बन जाता है नॉरएपिनेफ्रिन। तो क्या क्या हम लोगों ने स्टेप वाइज बात की है कि सबसे पहले टायरोसिन अंदर आया, और इस स्टेप को आप इनहिबिट कर सकते हो किससे, कौन सी ड्रग इनहिबिट करती है, मेट टायरोसिन। ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है और इसको इनहिबिट करती है मेट टायरोसिन, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात आपके पास ये, तीसरी बात ये हुई। अब यहाँ पे भी ना बेटे, वेसिकल के अंदर जाने के लिए भी ना डोपामीन को एक ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है, जैसे एसिटाइलकोलिन को भी चाहिए था, और इस ट्रांसपोर्टर को हम कहते हैं वी मैट, ठीक है। क्या कहते हैं, वी मैट ट्रांसपोर्टर कहते हैं। इस वी मैट को इनहिबिट कर देती है रिजरपाइन। कौन इनहिबिट करती है, रिजरपीन या रिजरपाइन, ठीक है। सो ये एंटागोनिस्ट आपने साथ साथ याद रखने हैं। सो आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन बन गया। तो अगर मैं एसिटाइलकोलिन और इसको डिफरेंशिएट करने का कहूँ तो यहाँ तक क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कोलिन अंदर अभी जाता तक। है to sodium channel हम्म and it is inhibited by hemoglobin. हम्म हाँ, वहां पे ना ये रेट लिमिटिंग स्टेप था, जबकि यहाँ पे ये रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं है। दूसरी बात ये थी कि एसिटाइलकोलिन बन रहा था बाहर और सिर्फ वेसिकल में पैक हो रहा था, जबकि यहाँ पे डोपामीन वेसिकल के अंदर जा रहा है और वेसिकल के अंदर ही नॉरएपिनेफ्रिन बन रहा है और फिर पैक हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 3 स्टेप्स इसके पढ़ा दिए कि हमारे पास सबसे पहले इसकी ट्रांसपोर्ट हुई, देन हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप हुआ, हमारे पास डोपामीन बना, ठीक है। फिर डोपामीन जो है ये वेसिकल के अंदर गया और वेसिकल के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस हो गई। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है किसी को, ठीक है। सो वेसिकल के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसाइज हो गया और ये नॉरएपिनेफ्रिन अंदर स्टोर हो गया। अब आपके पास वही बात है कि जब भी इस नर्व टर्मिनल के अंदर एक्शन पोटेंशियल आएगा, उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगी और कैल्शियम आएगा। कैल्शियम आके क्या करेगा, इस वेसिकल को यहाँ पे बाइंड करा देगा और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करा देगा, ठीक है। कितना नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, किसके प्रोपोर्शनल है नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज, कैल्शियम इनफ्लक्स के, ठीक है। हाँ परफेक्ट, जितना कैल्शियम आएगा उतना नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। अब हमारे पास इसकी ट्रांसपोर्ट भी हो गई, सिंथेसिस भी हो गई, स्टोरेज भी हो गई, एंड देन हमने नेक्स्ट स्टेप क्या कह दिया कि रिलीज भी हो गई। अब रिलीज के बाद वहां पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये रिसेप्टर पे अटैच होता है ना, तो रिसेप्टर पे नॉरएपिनेफ्रिन अब अटैच होगा। हमने पढ़ा था कि जो एसिटाइलकोलिन है उसके कौन से 2 रिसेप्टर होंगे, मस्क्यूरेनिक और निकोटीनिक। तो नॉरएपिनेफ्रिन के आपने याद रखने हैं 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा।
अब डिटेल में कराऊंगी कि अल्फा कहाँ है, बीटा कहाँ है, इससे नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो। लेकिन फॉर एग्जांपल ये अल्फा रिसेप्टर है या ये बीटा रिसेप्टर है, तो इसने क्या करना है, अपने अल्फा रिसेप्टर पे अटैच होना है, बीटा रिसेप्टर पे अटैच होना है, और जो भी रिस्पॉन्स इसने जनरेट करना है वो रिस्पॉन्स ये दे देगा। अभी हम रिस्पॉन्स की डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। सो ये अपने रिसेप्टर के ऊपर अटैच होता है और रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। ना सिर्फ पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे ये अटैच होता है, अब इसकी एक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा ये भी है कि यहाँ पे इसी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं अल्फा 2। क्या कहते हैं? अल्फा 2। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होने के बाद अल्फा 2 के ऊपर भी जाके लगता है और अल्फा 2 को बताता है हाँ भाई मैं रिलीज हुआ हूँ, ठीक है। तो अल्फा 2 क्या करता है, स्टिमुलेट होके फीडबैक इनहिबिशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है और वेसिकल के लेवल पे इनहिबिशन कर देता है कि बहुत सारा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ है, मुझे पता चल गया, मजीद नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज मत करो। बॉडी खुद अपनी हर चीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करती है ना, तो ये बात याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर अभी ड्रग्स अप्लाई होंगी कि अल्फा 2 प्री सिनेप्टिकली पड़ा हुआ होता है और इसका काम है फीडबैक इनहिबिशन करना, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एसिटाइलकोलिन में भी ये बात पढ़ी थी कि M1 रिसेप्टर वहां पे फीडबैक इनहिबिशन करते हैं ना, इसीलिए हार्ट रेट के ऊपर डिफरेंस आ रहा था। तो दैट्स बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी नॉरएपिनेफ्रिन को फीडबैक इनहिबिट करने के लिए, इनहिबिशन प्रोवाइड करने के लिए प्री सिनेप्टिकली कौन से रिसेप्टर है, अल्फा 2 रिसेप्टर पड़े हुए हैं, ठीक है। सो मैंने बताया, परेशान या कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। टायरोसिन आया, डोपा बना, डोपामीन बना, वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ वी मैट ट्रांसपोर्टर जिसे रिजरपाइन इनहिबिट कर सकता है। अंदर जाके डोपामीन जो है वो कन्वर्ट हो गया नॉरएपिनेफ्रिन में, देन आपके पास एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम आया, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे लगेगा, अल्फा 2 के ऊपर प्री सिनेप्टिकली लग के फीडबैक इनहिबिशन भी करता है। क्लियर? अब जब ये हमारे पास रिसेप्टर्स के ऊपर लग गया है, तो रिसेप्टर्स पे लगने के बाद पीछे एसिटाइलकोलिन के लिए क्या पढ़ा था, क्या होता है, रिसेप्टर पे लगने के बाद इसकी डिग्रेडेशन होती है ना, कि इसने यहाँ से खत्म होना है। तो ये डिग्रेडेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। तो डिग्रेडेशन के ना बहुत मेथड है। या तो ये आपका जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये आपकी बॉडी की सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिफ्यूज हो जाएगा और वहां से ये बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है, इनएक्टिव करा के बॉडी निकाल देगी इसको बाहर। ये एक रूट है, लेकिन ये बहुत माइनर रूट है, लेस देन 1% नॉरएपिनेफ्रिन इसके थ्रू बाहर जाती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली कैटिकोलामाइंस है ना, और आपने बेटे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारे पास ये जो कैटिकोलामाइन है इनको दो एंजाइम डिग्रेड करते हैं, किसी को नाम आता है, एक को हम पता नहीं, मैं फॉर्मेट से याद रखती हूँ, कैटिकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज होता था और दूसरा होता था हमारे पास MAO1, ठीक है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। सो ये दोनों कैटिकोलामाइन का ब्रेक डाउन करते थे ना, आपको बायोकेम में याद होगा, पता नहीं VM में, पता नहीं विनाइल मेंडेलिक एसिड में, एंड देन बॉडी से एक्सक्रीट। तो वही वाली चीज जो है वो यहाँ पे होगी, या तो इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया या इस नॉरएपिनेफ्रिन के ऊपर कैटिकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एक्ट करेगा और इसको विनाइल मेंडेलिक एसिड बना देगा। विनाइल मेंडेलिक एसिड देन आपके यूरिन में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। दो फेट समझ आ रही है इसकी, लेकिन ये दोनों बड़ी माइनर फेट्स हैं। ये 20% ऐसे नॉरएपिनेफ्रिन निकलती है, जबकि 80% नॉरएपिनेफ्रिन की ना रीअपटेक हो जाती है इनटू द प्री सिनेप्टिक वेसिकल। क्या बताया? 80% वापस क्या होता है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर चली जाती है। समझ आ रही है? नॉरएपिनेफ्रिन क्या होती है, यहाँ पे अपना काम करने के बाद 80% वापस एक ट्रांसपोर्टर की मदद से, जैसे हम पता नहीं नेट ट्रांसपोर्टर कहते हैं, NET, इसकी मदद से ये वापस कहाँ चली जाती है, वेसिकल के अंदर। समझ आ रही है? मैं दोबारा बताती हूँ, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको क्लीन नीट, कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले सारे स्टेप्स आपको आ गए कि नॉरएपिनेफ्रिन आया हुआ है, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन की काम करना है, इसने रिसेप्टर पे लगना है, पोस्ट सिनेप्टिकली भी और प्री सिनेप्टिकली भी। इसके बाद इसने या तो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन और वहां से बॉडी की आउटसाइड चला जाना है इन द यूरिन, या इसके ऊपर एक्ट करना है कैटिकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज ने और इसने विनाइल मेंडेलिक एसिड बनना है और वो भी आपके यूरिन में एक्सक्रीट हो जाना है, या मोर देन 80% ये क्या होती है, वापस वेसिकल में चली जाती है ट्रांसपोर्टर की मदद से, जिसे नेट ट्रांसपोर्टर कहते हैं। समझ आई? क्या फेट है, रिपीट करे कोई? नॉरएपिनेफ्रिन की क्या फेट है? मैम ये कोई सिस्टमिक भी नहीं सुन सर्कुलेशन रहा। मैम सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है बाहर अबाउट 20% और
मैम 80% जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाती है प्रीसिनेप्टिक में, वापस वेसिकल में चली जाती है। ठीक है, अब जब ये वापस आपकी न्यूरॉन में चली गई है ना, तो न्यूरॉन में जाने के बाद भी ना इसकी 3 फेट्स आ जाती हैं। तो ये देखो, या फिर अपने पास नोट करो कि जब ये रीअपटेक हो रही है ना, वापस जा रही है, तो रीअपटेक के बाद भी इसके साथ 3 काम हो सकते हैं। ज्यादातर ये होता है कि यहाँ पे जिस वेसिकल में से ये रिलीज हो रही है ना, तो ज्यादातर 70% ये क्या होती है, वापस उस वेसिकल के अंदर जाके स्टोर हो जाती है, और जब दोबारा एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये दोबारा रिलीज हो जाएगी। तो रीअपटेक होने के बाद इसकी फर्स्ट फेट क्या आती है कि ये कहाँ चली जाती है, वेसिकल में, और अपॉन सब्सीक्वेंट एक्शन पोटेंशियल वहां से रिलीज हो जाएगी। क्लियर? या दूसरी फेट इसकी ये होती है कि ये वहीं साइटोप्लाज्म में कुछ टाइम के लिए एक्यूमुलेटेड पड़ी रहेगी। तो दूसरी फेट हमारे पास क्या है कि साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेटेड रहेगी। थर्ड ये हो सकता है कि आपका ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज होता है ना, ये इंटरनली प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स वगैरह के अंदर, जबकि ये पड़ा होता है बाहर। तो थर्ड ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इसके ऊपर एक्ट कर दे कौन, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, इसको अगेन इनएक्टिव कर दे, और जब ये इनएक्टिव होगी तो अगेन ये एक्सक्रीट हो जाएगी। तो 3 फेट्स इसकी सेल वापस न्यूरॉन के अंदर जाके भी हो सकती है, या इसके ऊपर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एक्ट करके इसको इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, तो अब समझ आइए कि क्या इसकी फेट्स हो सकती हैं। या तो ये निकल जाएगा, या कॉमेट इस पे एक्ट करेगा, या इसकी रीअपटेक है। रीअपटेक के बाद भी 3 स्टेप्स हैं, या तो वेसिकल में चला गया, या एक्यूमुलेटेड पड़ा रहेगा, या मोनोमाइन ऑक्सीडेज इसको इनएक्टिव कर देगी। ठीक है, क्लियर? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक चीज आप लोगों को नहीं बताई, भूल गई बताना, कि जैसे मैंने आपको ये स्टेप वाइज चीजें बताई है ना कि टायरोसिन अंदर आएगा, तो टायरोसिन का यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को इनहिबिटर बताया वो कौन सा बताया है, मेट टायरोसिन। ठीक है, सो मेट टायरोसिन को याद रखना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जब डोपामीन जा रहा होता है वेसिकल के अंदर, तो इस डोपामीन का जो ट्रांसपोर्टर है, जिसको VMAT ट्रांसपोर्टर कहते हैं, VMAT ट्रांसपोर्टर कहते हैं, इसको कौन इनहिबिट करता है, रिजरपाइन। ठीक है, रिजरपीन या रिजरपाइन जो व्हाटएवर। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो रिलीज होनी है ना, इस रिलीज को भी इनहिबिट करता है एक ड्रग, इनहिबिट करके उसे हम कहते हैं गुआनिथिडाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, गुआनिथिडाइन। ठीक है, सो इसका मतलब है ये 3 हम लोगों ने नॉरएपिनेफ्रिन के क्या पढ़े हैं, एगोनिस्ट के एंटागोनिस्ट, ये तीनों क्या है, एंटागोनिस्ट है, जो कि उसकी रिलीज को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाना चाहती हूँ बॉडी के अंदर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या चॉइसेस है मेरे पास? ये रिसेप्टर पे लगती है, रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। हाँ, एक वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी सबसे आसान तरीका तो हम ये चाहेंगे ना, हम ये चाहेंगे कि हम लोग कोई ऐसी ड्रग्स दे दें बाहर से जो इन रिसेप्टर्स को आके स्टिमुलेट कर दे। तो जो डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं उन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। तो एक चॉइस हमारे पास ये होगी, ये मैं तुम लोगों को वैसे मतलब थोड़ी आगे के लेवल की बात यहीं पे बताने लगी हूँ, मैं आगे रिपीट भी कराऊंगी। तो अभी क्योंकि मैंने आपको 3 एंटागोनिस्ट पढ़ाए ना, तो मैं सोच रही हूँ कि हम यहीं पे ना एगोनिस्ट भी ऐड कर लें ताकि आपके लिए रिवीजन आसान हो जाए। तो अगर मैं नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं क्या दे सकती हूँ, डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब जो रिसेप्टर पे लगेंगी, रिसेप्टर कौन से हैं, अल्फा भी हैं और बीटा भी हैं। तो अल्फा पे कौन लगेगी, बाहर से हमें नॉरएपिनेफ्रिन भी मिलती है, एपिनेफ्रिन भी मिलती है, एंड देन डोपामीन भी, और जो कुछ भी मिलता है। तो एक तो हमने डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सकते हैं, है ना, यही कर सकते हैं। दूसरा मुझे ये बताओ कि हम लोग इस अपटेक को अगर ब्लॉक कर दें तो ये नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब नॉरएपिनेफ्रिन एक्यूमुलेट होगा तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग। जैसे हम वहां पे किसको इनहिबिट कर रहे थे, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 80% ड्रग आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट कर सकते हैं, रीअपटेक को ब्लॉक कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड हमारे पास इनडायरेक्ट के अंदर क्या आ सकता है कि हम या तो क्या करेंगे, अपटेक को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, सो अपटेक को जो ब्लॉक कर सकती है उसमें हमारे पास होती है कोकेन। कौन सी होती है, कोकेन। ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि ये जो रिलीज है इस रिलीज को इनहेंस कर दें जी। ठीक है, तो हम तो रिलीज को भी इनहेंस कर सकते हैं, तो ये भी इंडायरेक्ट में आएगी। या तो आप अपटेक को रोक दो या आप रिलीज को बहुत 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 ज्यादा इनहेंस कर दो। तो रिलीज को इनहेंस कर सकती है एम्फेटामिन। या आगे जाके मैं सारी दोबारा पढ़ाने लगी हूँ, वैसे ही लिखवा रही हूँ कि अगर कुछ बच्चे यहाँ पे भी इसको पिक कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो या हम अपटेक को ब्लॉक कर सकते हैं कोकेन देके, या हम रिलीज को इनहेंस कर सकते हैं एम्फेटामिन देके, या फिर हम जो है कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं हमारे पास
एफेड्रीन है, सूडोएफेड्रीन है, जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट भी करती है और नॉरएपिनेफ्रीन के लेवल्स को यहाँ बढ़ाती भी है, उन्हें मिक्स ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो बेशक ये वाली बात यहाँ पे अभी फिलहाल स्किप कर दो। ठीक है, हम लोगों ने ये जो बाकी स्टेप्स पढ़ने थे ये आपको समझ आ गई है। टायरोसिन अंदर आएगा, Yes, टायरोसिन ma'am. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डोपा में, फिर वो कन्वर्ट होगा डोपामीन में, डोपामीन अंदर जाएगा और क्या बनेगा? नॉरएपिनेफ्रीन। नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज होगा, अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे लगेगा, पोस्ट सिनेप्टिकली प्री सिनेप्टिकली अल्फा 2 पे लगेगा, जो फीडबैक इनहिबिशन करता है। उसके बाद इसका हमने फेट देख लिया, या तो ये कॉमेट के थ्रू इनएक्टिवेट हो जाता है या रीअपटेक होता है, रीअपटेक होके या तो वेसिकल में जाएगा या एक्यूमुलेटेड रहेगा या इसको मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिट कर देगी। और 3 इनहिबिशन याद रख लो, मेट टायरोसिन, रिजरपिन, गुआनिथिडीन। ठीक है, बाकी हम ये छोड़ देते हैं, ये मैं आगे करा देती हूँ। क्लियर? Yes. सबको समझ आ रही है? मैम जब ये डोपामिन अंदर जाती है वेसिकल में तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है नॉरएपिनेफ्रीन में। हाँ, डोपामीन के ऊपर एक्ट करती है बेटे, डोपामीन डी हाइड्रोक्सिलेज, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है नॉरएपिनेफ्रीन में। ठीक है, ये हमने पढ़े हुए ना, Okay, मेटाबॉलिज्म सारे बायोकेम का पार्ट थे ना ये सारे। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला तो नहीं है? मैम गुआनिथिडीन रिपीट कर दें। गुआनिथिडीन इसके रिलीज को इनहिबिट करती है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था ना, एसिटाइलकोलिन को बोtulinum टॉक्सिन इनहिबिट करती थी रिलीज को, तो इसकी रिलीज को यहाँ पे इनहिबिट कर सकती है गुआनिथिडीन। ठीक है, रिलीज इनहिबिटर है, एंटागोनिस्ट है बेसिकली। क्लियर? चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमने किसके बारे में पढ़ना है? अब रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा सा रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ाती हूँ, फिर हम लोग ड्रग्स पे चले जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉरएपिनेफ्रीन के जो रिसेप्टर है, इनको हम, यार किसी का म्यूट है माइक, प्लीज म्यूट कर दें, अनम्यूट हुआ है, म्यूट कर दें। ब्लर बेटे वो 1 आध सेकंड के लिए होती है, बीच में फिर ठीक हो जाएगी, ना हुई तो मुझे बताना। ठीक है, अच्छा, नॉरएपिनेफ्रीन की फिर भी अभी भी म्यूट, अनम्यूट है किसी का? अच्छा, नॉरएपिनेफ्रीन के रिसेप्टर्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, जैसे हमने अभी सारी बात कर ली है कि नॉरएपिनेफ्रीन जब प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से रिलीज होना है तो इसने क्या करना है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके रिसेप्टर्स पे अटैच होना है, क्योंकि जब तक ये रिसेप्टर्स पे अटैच नहीं होगा रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। तो ये रिसेप्टर जो नॉरएपिनेफ्रीन के हैं या जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर हैं, ये 2 तरह के होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास क्या है? अल्फा और बीटा रिसेप्टर है। एसिटाइलकोलिन के कौन से थे? अल्फा एंड बीटा। मस्क्यूरेनिक और निकोटीनिक। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे बहुत तुम लोगों ने अच्छे से समझनी है, क्योंकि ये भी ड्रग्स के ऊपर अप्लाई होगी। ये जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर है ना, इनकी जो हम कहें ना बाइंडिंग एबिलिटी या कॉरेस्पॉन्डिंग एबिलिटी, वो थोड़ी सी ऑल्टर होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो मस्क्यूरेनिक है और जो निकोटीनिक है, मस्क्यूरेनिक एसिटाइलकोलिन को करता ही करता है और फिर मस्क्यूरेनिक को करता है, और ये निकोटीनिक को बिल्कुल भी बाइंड नहीं करता, जबकि निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन एंड देन निकोटीन को बाइंड करता था। तो इनकी थोड़ी बाइंडिंग में डिफरेंशिएशन थी ना, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि ये जो आपके अल्फा रिसेप्टर पड़े हुए हैं ना, ये बहुत ज्यादा एफिनिटी शो करते हैं नॉरएपिनेफ्रीन के लिए। किसके लिए? नॉरएपिनेफ्रीन के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये बाइंड कर लेते हैं एपिनेफ्रीन को, बहुत लीस्टली ये बाइंड करते हैं जाके आइसोप्रोटेरेनॉल को। आइसोप्रोटेरेनॉल एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन का एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है जो हमने बाहर से देना है। मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि ये आपके पास अगर अल्फा रिसेप्टर है और यहाँ पे आपके पास नॉरएपिनेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन है, और बाहर से आपने इनका सिंथेटिक एगनिस्ट बनाया हुआ है आइसोप्रोटेरेनॉल, तो अल्फा भाग के पहले किसके साथ बाइंड करेगा? नॉरएपिनेफ्रीन के साथ। ठीक है, सो अल्फा की एफिनिटी का ऑर्डर आपने याद रखना है, एमसीक्यू में आता है। ये ज्यादा एफिनिटी शो करता है नॉरएपिनेफ्रीन, देन एपिनेफ्रीन, देन आइसोप्रोटेरेनॉल। और बीटा के लिए हमारे पास ये पैटर्न जो है वो ऑल्टर हो जाता है। बीटा वाले ज्यादा एफिनिटी शो करते हैं सबसे ज्यादा सिंथेटिक एजेंट के लिए। ठीक है, सो बीटा वाले ज्यादा किसके लिए एक्टिविटी शो कर देते हैं? आइसोप्रोटेरेनॉल, देन हमारे पास नॉरएपिनेफ्रीन, और बहुत लीस्ट लाइकली एपिनेफ्रीन के लिए। अभी हम देखेंगे कि अगर हम बाहर से एपिनेफ्रीन देते हैं तो एपिनेफ्रीन के कौन से इफेक्ट आएंगे? अल्फा या बीटा? अल्फा इफेक्ट आएंगे। ठीक है, क्योंकि बीटा के ऊपर वो बहुत कम एंड पे जाके बाइंड करता है अगर हमने बहुत ओवरडोज में दे दिया। अल्फा के लिए एपिनेफ्रीन है, नॉरएपिनेफ्रीन है, ये लिखा हुआ है। मेरा तो ख्याल है मुझे तो जहाँ तक याद है वो यही पैटर्न है। फिर बीटा के लिए पहले आइसोप्रोटेरेनॉल है, देन यस मैम, फिर एपिनेफ्रीन है, फिर नॉरएपिनेफ्रीन। फिर नॉरएपिनेफ्रीन। अच्छा,
तो फिर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि पहले ये एपिनेफ्रीन के साथ बाइंड करता है और फिर ये नॉर एपिनेफ्रीन के साथ बाइंड करता है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी जब हम आगे जाके एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन पढ़ेंगे तो हमें इस पैटर्न से समझना है कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन का अल्फा इफेक्ट ज्यादा आएगा या बीटा इफेक्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, जो नॉर एपिनेफ्रीन होता है ना वैसे वो दोनों के ऊपर करता है, अल्फा के ऊपर भी और बीटा के ऊपर भी। चलो हम आगे जाके ये चीज जरा क्लियर भी कर लेते हैं, मैं बुक भी खोल लेती हूँ साथ। उसके बाद वो कहता है लेकिन बस ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अल्फा वाला लीस्ट लाइकली रिस्पॉन्स करता है सिंथेटिक एजेंट को, जबकि बीटा वाला सिंथेटिक को ज्यादा रिस्पॉन्ड कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अगर हम इनकी सब टाइप्स के बारे में बात करें ना, अब ये सिर्फ सब टाइप्स आप लोगों ने समझनी है, बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। सब टाइप्स में हमारे पास अल्फा की खैर बहुत सारी सब टाइप्स हैं, लेकिन अभी तक जो स्टडी की हुई है और जो हमें पता है वो दो हैं, अल्फा 1 अल्फा 2। इसी तरह अगर हम बीटा के बारे में बात करें तो हमारे पास है बीटा 1 है, बीटा 2 है और बीटा 3 है। पहले हम जरा इनकी टाइप्स को और इनके फंक्शन को अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर हम बात करते हैं बाकी। यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ कर लूँ फॉर एग्जांपल अल्फा 1 के लिए और अल्फा 2 के लिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नॉर एपिनेफ्रीन की। बेटे अल्फा 1 जो है ना ये आपके पास होता है स्मूथ मसल्स पे। ठीक है, वो भी स्पेशली जो ब्लड वेसल की स्मूथ मसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उन पे। जैसे ही अगर मैं फॉर एग्जांपल पहले ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो जब नॉर एपिनेफ्रीन अल्फा 1 के ऊपर आके लगेगा ना, तो आते साथ वो वहां के स्मूथ मसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो वेसल्स की क्या हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन होने से क्या इंक्रीज होती है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो जब वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आपके पास क्या बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर। इसलिए जब एक बंदा गुस्से में होता है, उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो उसका बीपी क्यों रेज होता है। अब आप उसको अंडरलाइन कॉज पता होनी चाहिए। इसलिए बीपी रेज्ड होता है क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुई भी है उस बंदे की और सिंपैथेटिकली नॉरएपिनेफ्रीन बन रहा है। नॉरएपिनेफ्रीन वेसल्स के ऊपर जाके अल्फा 1 पे लग रहा है और अल्फा 1 की वजह से उसका ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है। ठीक है, अब अल्फा 1 जो है ना सिर्फ ये उसकी ब्लड वेसल्स के ऊपर होते हैं, बल्कि अल्फा 1 जो है आईज में भी होते हैं। आईज के अंदर जब अल्फा 1 है तो वहां पे अल्फा 1 क्या करेंगे, प्यूपिल की डायलेशन। हमारे पास क्या हो जाएगी, Hydrolysis करेंगे। माइड्रेसिस। क्या हो जाएगी, माइड्रेसिस। अब अल्फा 1 आपके ब्लड वेसल्स पे भी है, आईज पे भी है, और अगर हम बात करें ना प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा तो वहां पे भी होते हैं। तो यूरिनेशन को क्या होगा, यूरिनेशन को क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगी ना। अब एक बंदा गुस्सा Inhibition, करे, yes. लड़ाई करता है, तो वो ये तो नहीं कहता है 1 मिनट देना जरा मैं वॉशरूम से होके आता है, ऐसे तो नहीं होता। वो इसका जो रिफ्लेक्स होता है वो इनहिबिट हो जाता है। तो यूरिनेशन जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना अल्फा 1 का इफेक्ट, वो वेसल के ऊपर है। बिल्कुल भी नहीं भूलना क्योंकि ये अभी हर जगह पे अप्लाई होगा। ठीक है, अगर हम अल्फा 2 के इफेक्ट की बात करेंगे तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि अल्फा 2 कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, प्री सिनेप्टिकली। और जब प्री सिनेप्टिकली पड़ा हुआ है तो नॉरएपिनेफ्रीन इसके ऊपर जब अटैच होता है तो अल्फा 2 ने क्या करना है, बेसिकली फीडबैक इनहिबिशन करनी है। और फीडबैक इनहिबिशन से इसने नॉरएपिनेफ्रीन के रिलीज को कम करना है। तो अगर मैं अल्फा 2 एगनिस्ट दूंगी तो मेरे पास इफेक्ट क्या आएगा, एगनिस्ट देने से सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी। हाँ काम। ये चीज आप लोगों ने समझनी है। और Antagonist अल्फा 2 मैम। के ऊपर जो ड्रग लगती है ना वो होती है क्लोनिडाइन। ठीक है, क्लोनिडीन या क्लोनिडाइन अभी हम पढ़ेंगे, और ये हाइपरटेंशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि वैसे अगर हम एगनिस्ट देंगे तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन अल्फा 2 एगनिस्ट अगर लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है अल्फा 2 स्टिमुलेट हो रहा है। अल्फा 2 स्टिमुलेट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, फीडबैक इनहिबिशन कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रीन को कम करेगा। जब नॉरएपिनेफ्रीन कम तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम। तो ये एक एक्सेप्शन याद रखनी है कि अल्फा 2 एगनिस्ट देने का मतलब है आप सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को कम कर रहे हो। अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर के फंक्शन समझ आ गए, समझ आ गए। रिपीट कर देंगे। क्या मैम वो जो ड्रग का आपने कहा था वो दोबारा बता दें। क्लोनिडीन। ठीक है, क्लोनिडीन। अच्छा क्या रिपीट कर दूं मैम, बेटे, रिपीट अल्फा 1 आपकी होती है ब्लड वेसल्स पे, वहां पे वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर रेज करते हैं। आईज में भी होते हैं, माइड्रेसिस करते हैं, और यूरिथ्रा में यूरिनरी रिटेंशन करते हैं, आपकी यूरिनेशन को इनहिबिट करते हैं। अल्फा 2 प्री सिनेप्टिकली पड़े हुए होते हैं, जब अल्फा 2 स्टिमुलेट होते हैं तो फीडबैक इनहिबिशन हो जाती है। फीडबैक इनहिबिशन से आपके पास सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाता है। वैसे एगनिस्ट देने से हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अल्फा 2 एगनिस्ट देने से हम सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, अब ये हम लोगों ने अल्फा की बात कर ली है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा बीटा की भी। तो जो बीटा रिसेप्टर हैं, ये आप लोगों ने इनकी 3 लोकेशंस याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास बीटा 1। बीटा 1 आपने याद रखना, और बीटा 2। बीटा 1 से याद रखो, दिल एक होता है ना, तो बीटा 1 आपकी हार्ट के ऊपर है, और लंग्स 2 होती है ना, तो बीटा 2 आपकी लंग्स के ऊपर है, और बीटा 3 जो है ये एडिपोज टिश्यू पे होता है। तो क्या लोकेशन है इनकी, रिपीट करो। Heart, lungs, बीटा 1 बीटा वन हाँ, हार्ट पे heart होती बीटा है, वन बीटा हार्ट टू पे लंग्स होती है, lungs और के तो ऊपर, लंग्स टीश्यू और बीटा 3 एडिपोज एडिपोज टिश्यू के ऊपर। अब मुझे ये बताओ कि जब नॉरएपिनेफ्रिन, ये एक बंदे की सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इनहैंस हुई, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, हार्ट के ऊपर जाके बीटा 1 पे लगेगा, तो बीटा 1 पे लगेगा तो क्या करेगा, हार्ट रेट कम कर देगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर Increase. देगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर देगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर देगा। ये नहीं भूलना। जब Tachycardia. आपकी लंग्स के ऊपर लगेगा, अब लंग्स के ऊपर ये कैसे काम करता है, मैं अभी आपको मैकेनिज्म भी समझाती हूँ। लंग्स के ऊपर जाके क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, Dilation. Bronchodilation. Dilation. ब्रोंको डायलेशन करेगा, ठीक है। Dilation. और एडिपोज टिश्यू के लेवल पे अगर हम बात करेंगे ना, तो बेटे वहां से ना ये फैट्स को रिलीज कराता है। अब मैं बताऊं फैट को क्यों रिलीज कराता है, क्योंकि ये कब काम हो रहा है सारे का सारा, स्ट्रेस में। ये काम कब हो रहा है जब आप स्ट्रेस में हो ना, आप खाना भी नहीं खा रहे हो, है ना। तो आप मुझे बताओ कि बॉडी में जब आप खाना नहीं खाते, आप कुछ खाते नहीं हो सुबह से, तो क्या हो सकता है, ऐसी क्या चीज हो सकती है जिससे आप मर सकते हो एकदम, डेथ क्या कर सकती है Energy. सुबह से। मैंने क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया, और उससे आपकी डेथ हो जाती है। तो आप लोगों ने सुना होगा, बल्कि आपने फिजियोलॉजी में बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा, कि जब स्ट्रेस होता है ना, और जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो बॉडी खुद बड़ी तेज है, बॉडी ग्लूकोज को यूज करना छोड़ देती है, बॉडी ग्लूकोज को रिजर्व करती है। तो अगर ग्लूकोज रिजर्व होता है, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फैट से। और फैट को कौन जाके स्टिमुलेट करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन। बीटा 3 जो है वो आपके एडिपोज टिश्यू के ऊपर होते हैं, जाके नॉरएपिनेफ्रिन उनको बताती है, स्टिमुलेट करती है, और नॉर बीटा 3 आगे से साइक्लिक एएमपी ज्यादा करता है। खैर ये मैकेनिज्म मैं भी समझाती हूँ आप लोगों को। साइक्लिक एएमपी ज्यादा होगा तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज होता है, वो ज्यादा हो जाता है, तो आपके पास जो टैग है वो टैग में टूटता है, फिर मैग, फिर मोनोसाइन, एंड देन फैटी एसिड्स वगैरह रिलीज होते हैं, और वो आपके लिवर में जाते हैं, एसिटाइल को, वो पीसीए चलता है, और आपको एनर्जी मिलती है। तो बीटा 3 अब देखो एडिपोज के ऊपर अल्लाह ताला ने क्यों रखे हुए हैं, ताकि फैट टूटे, आपको एनर्जी मिले, आपका ग्लूकोज यूज ना, और आप हाइपोग्लाइसीमिक और डेथ में ना जाए। क्लियर। अब ये रिसेप्टर की लोकेशन और फंक्शन समझ आ गए। ये आगे है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी आती है, तो आगे तो सब आता है। अभी तो सिर्फ मैं ड्रग्स के नाम लिखूंगी, और आपने ये चीजें रिपीट करते जाना है, ठीक है। अल्फा 2 के अलावा सारे पोस्ट सिनेप्टिक है ना? हाँ, अल्फा 2 के अलावा सारे पोस्ट सिनेप्टिक है, अल्फा 2 प्री सिनेप्टिकली होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई है। बीटा 1 किडनी में भी नहीं होता? हाँ, बीटा 1 किडनी में भी होता है, बिल्कुल, ये नहीं मैं बताना भूल गई। हाँ, वेरी गुड। बीटा 1 जो है ये आपके हार्ट के ऊपर भी होता है, और किडनी के ऊपर भी होता है, और किडनी के ऊपर जब जाता है, तो ये बीटा 1 वहां से स्टिमुलेट कर देता है रेनिन की रिलीज को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जब रेनिन रिलीज होगा, तो क्या चलेगा आपके पास, वही एंजियोटेंसिन सिस्टम सारा, और जब एंजियोटेंसिन सिस्टम चलेगा, तो क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो ये जो अल्फा वाला इफेक्ट है ये फर्दर इनहेंस हो जाएगा, यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस से आपका बीपी बढ़ेगा। ऐसा ही है। यस मैम। तो ये सारा इफेक्ट जो है वो फर्दर इनहेंस हो जाएगा अल्फा वाला। सबको ma'am. स्क्रीन ब्लर हो रही है या एक बच्ची को हो रही है? ठीक है मैम, स्क्रीन। मैम वो लगता है Yes, clear है। किसी का मैम माइक ऑन ये है, तो जो जब अंदर आपने से आवाज आती है बीटा तो वो 1 का जी जी, क्या बीटा 1 का कहा है? मैम जो आपने बीटा 3 का कहा है कि ये एडिपोज टिश्यू में होता है, ये लाइपोलिसिस कराते हैं, तो लिपिन में तो ये बीटा 1 के कॉलम में लिखा है। कहाँ बीटा 1 के कॉलम में लिखा है? पॉसिबल ही नहीं है, बीटा 3 पेज कराता है। नंबर 77, major नंबर effects mediated by alpha and beta adrenoreceptors. कहाँ पे लिखा हुआ है बेटे? मैंने भी लिखा पढ़ी है। पेज नंबर 77। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। बीटा 3 कराता है, ये बीटा 1 तो बिल्कुल नहीं कराता। बीटा 3 होता है आपके एडिपोज टिश्यू पे, ठीक है। Increase muscle and liver Okay, glycogenesis. ma'am. And इंक्रीज beta 2. लाइपोलिसिस बीटा 1 के कॉलम में लिखा है। नहीं, खैर अगर अभी तुम लोग आगे डिटेल में जब पढ़ोगे ना, तो तुम लोगों को साफ वहां पे नजर आ जाएगा कि जो बीटा 3 है ना, वो पड़ा हुआ होता है एडिपोज टिश्यू के ऊपर। तो ये मेन काम अगर हम सहन में सोचे तो लाइपोलिसिस कौन कराता है? बीटा 3 कराता है ना। बीटा 1 में भी कोई साइनर्जिस्टिक एक्शन होगा इसका बीटा 3 के साथ रिलेशन में, लेकिन डायरेक्टली नहीं कराता। एडिपोज के ऊपर बीटा 3 पड़ा हुआ होता है, ठीक है।
बीटा 1 बस आपके हार्ट के ऊपर यस होती है। अच्छा, तो ये फंक्शंस यहाँ तक कुछ समझ आ गया, अब हम आगे चलें। ठीक है, अब हम आगे चलें। अच्छा, तो हम यस लोगों ने अभी ma'am. तक आज नॉरएपिनेफ्रिन का सारा ये पढ़ा है मैकेनिज्म, तो इसमें से मुझे लगता है आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी रिसेप्टर, ठीक है, बीच में चीजें यार ऐड ऑन होती जाती हैं, कम होती जाती हैं, उसको देख लेना, कोई मसला वो मुझसे पूछ लेना। तो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन है जी, बीटा 3 along with beta 1 लिखा हुआ है टेक्स्ट के क्या लिखा हुआ है, बीटा 3 अलॉन्ग बीटा 3 along with the beta 1 are involved in the हाँ, मेन lipolysis. यार बीटा 3 होते हैं। बीटा 1 जो आपने याद रखती है ना, वो हार्ट के ऊपर याद रखना। बीटा 3 आपके एडिपोज के होते हैं, वही मैं बता रही हूँ। मे भी कोई सिनर्जिस्टिक एक्शन होगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो भी ठीक बता रही हूँ, ठीक है। सो इसी तरह अगर मैं बीटा 2 की बात करूँ, तो मैंने तो आप लोगों को ये बताया ना कि बीटा 2 आप लोग मेन याद रखोगे कि लंग्स के ऊपर होते हैं, लेकिन बीटा 2 का इफेक्ट आपके स्केलेटल मसल्स पे भी है, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बताऊंगी। लेकिन सारी चीजें ऐड करती जाऊंगी तो वो फिर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहना। तो पहले जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद रख लो, फिर हम बाकी चीजें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सो मैं बता रही हूँ कि हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन है, इसके दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा की हमने थोड़ी स्पेसिफिसिटी की बात की, एंड देन टाइप्स की बात कर ली। बस एक एक चीज भी याद रखोगे ना, तो आप सारा इफेक्ट खुद लिख सकते हो। अल्फा 1 मैंने आपको बताया कहाँ पे होते हैं, आपने याद रखना है ब्लड वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स हैं वहां पे। अल्फा 2 जो है वो प्री सिनेप्टिकली होते हैं। बीटा 1 आपने याद रखना है कि आपके हार्ट के ऊपर होते हैं। बीटा 2 जो है ये लंग्स के ऊपर एंड स्केलेटल मसल्स के ऊपर होते हैं, और बीटा 3 जो है ये एडिपोज के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये मेन है, ये आपको आना चाहिए। अब थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं ना इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो प्लीज अब मुझे तंग नहीं करना, एक ही बार में बताऊंगी, रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि ये आपकी बायोकेम की डोमेन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिहाज से आप लोग ये याद रखोगे कि आपके जो अल्फा 1 है, वैसे आप लोगों को आना भी चाहिए, अल्फा 1 जो है इनका स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है। ये काम करते हैं जी कपल प्रोटीन के थ्रू, और हम कहते हैं ये जी स्टिमुलेटरी है, ठीक है। जबकि अल्फा 2 जो है ये इनहिबिटरी इन नेचर है, और हम कहते हैं ये जी इनहिबिटरी के थ्रू काम करते हैं। मेरा नहीं ख्याल है मुझे अल्फा 2 को इलेबोरेट करने की जरूरत है कि वो क्यों इनहिबिटरी है, ठीक है। अगर हम बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 की बात करेंगे, तो ये तीनों के तीनों जी स्टिमुलेटरी के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने बस इतनी बात याद रखनी है कि अल्फा 1 जो है जब काम करता है, तो ये काम करता है फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू, ठीक है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम, एंड देन फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू। और फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू जब ये काम करता है, तो पहले भी हमने पढ़ा है ये डैग और IP3 के लेवल्स बढ़ा देगा और सारे काम होंगे। अगर मैं अल्फा 2 की बात करूं, तो ये इनहिबिट कर देगा एडिनाइल साइक्लेज को, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP के लेवल्स कम हो जाएंगे, और आपके पास वहां पे बेसिकली इनहिबिशन चलेगी, ठीक है। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 की बात करें तो है ये रिपीट करते स्टिमुलेटरी, हैं एक बार। लेकिन ये नहीं, मैं नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा पढ़ना है तुम लोगों ने, इसको जाके तुम लोग रिकॉर्डिंग में सुनते रहना। ये सारी तुम लोगों की बायोकेमिस्ट्री है, तुम लोग मेरे से बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हो, फिजियोलॉजी भी पढ़ते हो, फार्मा तो पढ़ते ही नहीं, और ड्रग्स पे तो पहुंचते ही नहीं देते मुझे। बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 बेसिकली स्टिमुलेटरी है, ठीक है। ये जी कपल प्रोटीन के थ्रू एक्ट करती हैं, स्टिमुलेटरी नेचर है, साइक्लिक AMP के लेवल को कम करती हैं, ठीक है। कम करके कैसे काम करेंगे ये भी मैं समझाती हूँ, लेकिन ये क्या करती हैं बेसिकली इन स्टिमुलेटरी इन नेचर है, ठीक है। अच्छा बेटे रिपीट कर देती हूँ मैंने ये बताया कि अल्फा 1 स्टिमुलेटरी है, जी स्टिमुलेटरी के थ्रू एक्ट करता है। अब वो मैं क्या दोबारा वो पूरा बताया करूं कि हमारे पास वो जी कपल प्रोटीन होता है, देन जी अल्फा, जी बीटा और जी गैमा, वो बताऊं सारा? तो वो मैम तो बस बड़ा ये बता दें वो थोड़ा बहुत सही है। अच्छा, और जो अल्फा 2 है ना, ये इनहिबिटरी होता है, ठीक है। जबकि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 स्टिमुलेटरी है, और इनका मेन काम ये है कि साइक्लिक AMP को कम करती है। बात इसलिए याद रखने की MCQs में होती है, साइक्लिक AMP को कम करती हैं, ये फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करती हैं, और ये बी साइक्लिक AMP को कम करती हैं। अब देख लो, ये साइक्लिक AMP को कम करके ही इनहिबिशन कर रही हैं, जबकि ये उसको कम करके स्टिमुलेशन कर रही हैं। फैक्ट है ना, पढ़ना आप लोगों का काम है। अच्छा, उसके बाद हम हमारे पास आ जाती है थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक नेचर की बात आ जाती है कि हमारे पास, अगर हम लिप्टन से बात करें कि आपके पास ना ये जो कैटिकोलामाइंस है, इनकी थोड़ी हम लोग नेचर देख लेते हैं कि क्या हो सकती है। तो ऐसे हो सकता है कि शायद ये कैटाकोलिक इन नेचर हो, या फिर ये नॉन कैटाकोलिक हो, यानी कैटाकोलामाइन ना हो। अब बेसिकली कैटेकोलामाइन से वो आप लोगों को क्या चीज समझाना चाहता है, यहाँ पे आपको क्या चीज बताना चाहता है? हम कहते हैं कि वो वाले सारे न्यूरोट्रांसमीटर, ये वो वाली सारी ड्रग्स कैटिकोलामाइन होगी जिनके पास ये एक बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। बेंजीन रिंग होती है, इसकी 2 और 4 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और इसके पास हमारे पास अमाइन भी होगा, ठीक है। क्या होगा? अमाइन, नाइट्रोजन होगा, एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है या सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। तो वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर कि जिनके पास आपके पास क्या होगा, 1,4 डाई पता नहीं क्या, ठीक है, पढ़ लेना बुक में से। वो कह रहा है 1 और 4 के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल होगा
उसके बाद बेंजीन रिंग होगी और अमाइन ग्रुप अगर अटैच होगा, ये तीनों चीजें हैं, तो इसका मतलब है वो क्या है, कैटेकोलामाइन इन नेचर है। अगर हम बुक में से देखें तो हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रीन है, उसके बाद जो एपिनेफ्रीन है, डोपामीन है, ये सारी की सारी कैटेकोलामाइन इन नेचर हैं। कैटेकोलामाइन इन नेचर होने का नुकसान ये है कि इनको कैटेकोलामाइन समझ के बॉडी का जो एंजाइम है कैटेकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज या मोनोमाइन ऑक्सीडेज, वो बहुत जल्दी क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा और इनकी हमें ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी वगैरह बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, सो कैटेकोलामाइन इन नेचर हो भी सकती हैं और शायद कैटेकोलामाइन इन नेचर ना हो। नहीं वाली कौन सी है, जिनके पास बेंजीन रिंग के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल नहीं है, 1 हाइड्रोक्सिल है। अब जब 1 हाइड्रोक्सिल होगा तो इसका मतलब है कि ये पोलर भी जरा कम होगी। ठीक है, ये क्या होंगी, पोलर भी जरा कम हो जाएंगी। उसके बाद ये आपकी सीएनएस को इंटर भी करेंगी, सो इनकी सीएनएस मैनिफेस्टेशन भी आएंगी और इसकी एग्जांपल्स भी उसने लिपिड में लिखी हुई है कि कौन सी ऐसी हैं जो नॉन कैटेकोलामीन है। और थर्ड पे वो बताता है कि कुछ ऐसी भी हैं जिनकी सब्स्टिट्यूशन हुई भी होती है अमाइन ग्रुप के ऊपर, और सब्स्टिट्यूशन से भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं। ये अगेन बायोकेम की डोमेन है, फार्मा के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप हो या इथाइल ग्रुप हो, तो जितनी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती जाएगी उतनी उसकी एफिनिटीज के अंदर वेरिएशंस आती जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग ये बुक में से देखो ना, तो यहाँ पे इसने इस चीज को बताया हुआ, ये सिर्फ ये चीज समझने के लिए है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए कि वो पोलर है, नॉन पोलर है, ब्रेन में सीएनएस में इंटर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये जो नॉरएपिनेफ्रीन है, इसमें देखो उसने कहा है कि ये इसकी बेंजीन रिंग है। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सिल भी है और अमाइन ग्रुप भी है, इसका मतलब है ये कैटेकोलामाइन इन नेचर है। एपिनेफ्रीन वो भी कैटेकोलामाइन है क्योंकि इसके पास भी बेंजीन रिंग है, 2 हाइड्रोक्सिल भी है और अमाइन भी है। इसी तरह जो आइसोप्रोटेरेनॉल है, ये भी कैटेकोलामाइन है क्योंकि इसके पास भी बेंजीन रिंग, हाइड्रोक्सिल और अमाइन तो है, तो ये तीनों कैटेकोलामाइन है। ठीक है, इसी तरह डोपामीन भी कैटेकोलामाइन है क्योंकि इसके पास भी देखो बेंजीन रिंग, हाइड्रोक्सिल और अमाइन आ गया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फिनाइलेफ्रीन या एफडिनीन की, तो इनके पास देखो बेंजीन रिंग तो है लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसके पास 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसका मतलब है ये नॉन कैटेकोलामाइन है, इनके ऊपर कैटेकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एक्ट इतनी जल्दी नहीं करेगा। और फिर सब्स्टिट्यूशन से वेरिएशंस आ सकती हैं, जैसे इसके नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल आ गया है, यहाँ पे इथाइल प्रोपेनाइल आ गया है, तो ये कुछ हो सकता है। इसे एक दफा रीड दे देना, वैसे इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो है, अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है तो ड्रग्स पे चलें। Yes, हम्म, ma'am. Yes, ma'am. क्या कंफ्यूजन है, No, ma'am. ज्यादा पढ़ा दिया, अजीब सा पढ़ा दिया है। अच्छा देखो बेटे, हम लोगों ने एड्रिनर्जिक सिस्टम को स्टार्ट किया, नॉरएपिनेफ्रीन की सारी सिंथेसिस के स्टेप्स पढ़ लिए, देन मैंने आपको थोड़ा सा रिसेप्टर का ओवरव्यू दे दिया। रिसेप्टर खैर अभी मजीद क्लियर हो जाएंगे। रिसेप्टर की जो लोकेशन है और जो इसके फंक्शंस है ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। एंड देन हमने थोड़ी सी बात कर ली कि इसकी नेचर क्या हो सकती है, यानी अगर तो बेंजीन है, हाइड्रोक्सिल है और अमाइन है तो वो कैटेकोलामाइन है, अगर नहीं है तो फिर वो नॉन कैटेकोलामाइन है। क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं बेसिकली अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ से आपकी फार्मा स्टार्ट होती है, एमसीक्यू यहाँ से आते हैं। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अपने ड्रग्स के ऊपर। ड्रग्स के ऊपर मैं ये बता रही हूँ कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एगनिस्ट को। ठीक है, और एगनिस्ट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं जरा 3 पार्ट्स में। ठीक है, हम कहते हैं या तो हमारे पास होंगी डायरेक्ट एक्टिंग एगनिस्ट। डायरेक्ट एक्टिंग एगनिस्ट का ये मतलब है जो डायरेक्टली जाके किसको स्टिमुलेट करेंगी, रिसेप्टर को। डायरेक्ट एक्टिंग में हम क्या कौन सी चीजें पढ़ती हैं, जो डायरेक्टली जाके स्टिमुलेट करेगी रिसेप्टर्स को। ठीक है, इनडायरेक्ट में हम लोग ऐसी ड्रग्स पढ़ते हैं जो या तो उसकी रिलीज को एनहेंस करेंगी, क्या करेंगी, रिलीज को इनहेंस करेंगी। बेटा ये देखो ना, हमारे पास ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, तो वो वाली ड्रग जो इसकी रिलीज को इनहेंस कर देगी वो भी क्या होगी, इनडायरेक्ट एक्टिंग एगनिस्ट। क्या होगी, इनडायरेक्ट एक्टिंग एगनिस्ट। तो या तो हम रिलीज इनहेंस करने वाली भी इस ग्रुप में डाल देंगे, या फिर अगर देखो यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रीन है ना और हम इसको मेटाबॉलिज्म से बचाएं, इसका मेन मेटाबॉलिज्म क्या है कि इसने 80% तो रीअपटेक हो जाना है, तो हम यहाँ पे ना इसकी रीअपटेक को अगर इनहिबिट कर दें तो हम इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ये भी एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है। तो दूसरा काम हम क्या दे सकते हैं, अपटेक इनहिबिटर कर सकते हैं, अपटेक इनहिबिटर दे सकते हैं। तो या रिलीज को इनहेंस कर देंगे या अपटेक इनहिबिटर दे देंगे। क्लियर। और थर्ड में हमारे पास मिक्स ड्रग्स आ जाती हैं। ऐसी भी ड्रग्स हैं जैसे एप्डेरिन हो गई, यानी जब ये मैं ड्रग दूंगी तो ये जाके रिसेप्टर को स्टिमुलेट भी करेगी, यानी ये वाला काम भी करेगी, और इसकी रिलीज को रीअपटेक को इनहिबिट भी करेगी, यानी कि ये वाला काम भी करेगी। तो ये मिक्स ड्रग्स हो जाएंगी। क्लियर, समझ आ रही है 3 क्लासेस कैसे की हैं? नहीं मैम रिपीट कर दो। रिपीट कर अच्छा, रिपीट यही है बेटे कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं
जो डायरेक्टली जाके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगी, है ना। जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगी वो क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, ऐसा ही है। और ये जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट Yes, करती है ma'am. ना, इसमें बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं। अब इसको भी ना जो भी नोट्स बनाएगा वो थोड़ा इसको स्पेसिफाई कर लेगा, अभी फिलहाल मैं नहीं करा रही। यानी फॉर एग्जांपल रिसेप्टर में भी ना नॉन स्पेसिफिक होंगी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब जो अल्फा 1 पे भी एक्ट करेगी, अल्फा 2 पे भी करेगी, बीटा 1 पे भी करेगी, बीटा 2 पे भी करेगी। ऐसी कौन सी है, ऐसी ड्रग है नॉरएपिनेफ्रीन। जैसे एसिटाइलकोलिन, और हम बाइट से एसिटाइलकोलिन दे सकते थे ना, लेकिन देते नहीं थे, इस तरह बाइट से नॉरएपिनेफ्रीन देते हैं, ठीक है। सो ये नॉन स्पेसिफिक है। इसी तरह हमारे पास एपिनेफ्रीन भी नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि वो अल्फा 1 पे भी लगती है और अल्फा 1 वाले इफेक्ट आते हैं उसके। देन हमारे पास डोपामीन आ जाती है, जो D1 पे लगती है, अल्फा 1 पे लगती है और बीटा 1 पे लगती है। देन कुछ आपके पास अभी स्पेसिफिक आ जाएंगी, डोब्यूटामीन है, वो सिर्फ बीटा 2 पे लगती है। इस तरह भी हम देखेंगे माइडोडाराइन है। एंड देन हमारे पास बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, क्लोनिडीन है, जो सिर्फ अल्फा 2 पे लगती है। तो ये रिसेप्टर की भी आगे फर्दर क्लासेस हैं कि कौन अल्फा 1 पे लगेगी, कौन अल्फा 2 पे लगेगी, कौन बीटा 1 पे है, कौन बीटा 2 पे है, कौन सब पे है। तो ये वो सारी ड्रग्स हैं जो बेसिकली जाके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगी और एक्शन को एगनाइज करेंगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऐसी ड्रग्स आ जाती हैं जो उसकी रिलीज को इनहेंस कर देंगी, यहाँ से रिलीज ज्यादा कराएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था, एक चीज जो है वो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ज्यादा करती है, वो कौन सी चीज थी, याद है? स्पाइडर वेनम। स्पाइडर वेनम, ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पे हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि रिलीज को इनहेंस करें। रिलीज को इनहेंस करती है हमारे पास एम्फिटामीन। क्या इनहेंस करती है, एम्फिटामीन। एम्फिटामीन आप सीएनएस के Amphetamine. अंदर पढ़ोगे, सीएनएस स्टिमुलेंट है। नॉरएपिनेफ्रीन ज्यादा रिलीज Yes. करती है, हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी एनहांस करती है, हमें जगा के रखती है। नार्कोलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको हम एम्फिटामीन देते हैं। नार्कोलेप्सी पता है क्या होती है, कुछ लोग बैठे बैठे सो मैम जाते हैं। ज्यादा नहीं आना। हाँ, कुछ लोग जो हैं वो बैठे बैठे ना उनको नींद आ जाती है ड्राइविंग करते हुए, ये वो वगैरह, उनमें एम्फिटामीन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। जहाँ हमने रिलीज को इनहेंस कर दिया एम्फिटामीन देके, या फिर दूसरी बात होती है हम लोग इसके लिए एक चीज देते हैं, जिसे हम कहते हैं टायरामीन। अब टायरामीन क्या है ये भी मैं समझाऊंगी। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसका ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, रीअपटेक है, इसको इनहिबिट कर दो। तो जब ये रीअपटेक नहीं होगी तो जाहिर है यहाँ पे पड़ी रहेगी। जब ये यहाँ पे पड़ी रहेगी, यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी तो ज्यादा काम करेगी, है ना। तो अपटेक इनहिबिट कर देती है कोकेन। कौन, कोकेन, ठीक है। और मिक्स के अंदर आपने याद रखनी है एफेड्रीन होती है, सूडो एफेड्रीन होती है। चलो आपको रिवाइज करें इसको, मैं भी सांस ले रही हूँ। मैम ये कोकेन जो इनहिबिट करती है तो उसके बाद नींद नहीं आती। बेटे मुझे समझ नहीं आई, क्या बोला? मैम आप कह रही कि इनहिबिट करेगी ना, तो जब इनहिबिट करेगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सीएनएस पे। इनहिबिट नहीं करेगी ना, रिलीज को ज्यादा करेगी। जब रिलीज ज्यादा होगा तो नॉरएपिनेफ्रीन ज्यादा है। नॉरएपिनेफ्रीन जब ज्यादा है तो आपकी बॉडी की सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा है, तो आपको नींद नहीं आएगी ना फिर। हार्ट रेट ज्यादा है और आपका बीपी ज्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन आप जो है वो एक्टिव हो जाते हो। देखो रेस्ट और डाइजेस्ट जो है वो पैरासिम्पैथेटिक का काम था, आपको सुकून आया होता है। सिंपैथेटिक में तो सुकून नहीं आता ना, आप ऐसे एक्टिव हो जाते हो। एम्फिटामीन हम इसलिए देते हैं क्योंकि नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज को इनहेंस करती है, और बहुत ज्यादा नॉरएपिनेफ्रीन होगा तो जाहिर है वो काम भी ज्यादा करेगा और आप एक्टिव फील करोगे। और सीएनएस के अंदर जब नॉरएपिनेफ्रीन ज्यादा होता है तो एक्साइटेशन होती है, नींद इनहिबिट हो जाती है। साइकिल्स नहीं पढ़े, स्लीप साइकिल्स, उसमें नॉरएपिनेफ्रीन का कुछ रोल है ना हमारी वेक टेस्ट में, जो हम सुबह जागते हैं उसमें कुछ साइकिल का रोल है ना, इसलिए भी, ठीक है। चलो आपको मुझे एक दफा ड्रग्स बताए, फिर हम ड्रग स्टार्ट करते हैं। किस तरह क्लासिफिकेशन है इसकी, कोई भी नहीं बताएगा, इतनी आसान है, सामने लिखेंगे। मैम डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड, आई थिंक मैम मिक्स्ड एक्शन एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है मैम। इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है मैम। इनडायरेक्ट में जो है डायरेक्ट में रिसेप्टर पे इफेक्ट करता है। अल्फा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 नॉरएपिनेफ्रीन। नींद आ गई है। अच्छा,
अच्छा ठीक है बेटे, अब ना मैं पूरी ड्रग पढ़ाऊंगी, बीच में मुझे तंग नहीं करना, ठीक है? एंड पे मैं पूछूंगी जो भी मसला हुआ तुम लोगों को। अच्छा हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट एगोनिस्ट, ठीक है? डायरेक्ट एगोनिस्ट का मतलब वो ऐसी ड्रग्स है जो कि रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगी, ठीक है? रिसेप्टर्स में मैंने कहा आप लोग इसको बेशक क्लासिफाई कर सकते हो, आप कह सकते हो नॉन स्पेसिफिक है, अल्फा स्पेसिफिक है या बीटा स्पेसिफिक है, ये एंड पे ऐड कर लेना। सबसे पहले हम लोग सबसे मेन नॉन स्पेसिफिक डायरेक्ट एगोनिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके पास आती है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है? अब नॉरएपिनेफ्रिन जो है, नॉरएपिनेफ्रिन है या एपिनेफ्रिन है, बुक में सबसे पहली ड्रग कौन सी लिखी हुई है लिपिड में? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले जो है वो एपिनेफ्रिन पढ़ रहे हैं, ठीक है? एपिनेफ्रिन जो है बेसिकली ये इसलिए नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि ये अल्फा 1 के ऊपर भी एक्ट करती है, ये बीटा 1 के ऊपर भी एक्ट करती है और ये बीटा 2 के ऊपर भी एक्ट करती है। सो ये हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन है, क्योंकि तकरीबन तमाम रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। सेकंड बात ये आ जाती है बेटे कि ये जो एपिनेफ्रिन है ना, इसको आप कॉमनली यूज करते हो काफी ज्यादा। अब आप इसको क्यों यूज करते हो? पहली बात तो ये कि ये कैटिकोलामाइन है, ठीक है? क्या है? कैटिकोलामाइन है। इसका मतलब है बॉडी में कुछ देर के बाद इसको कैटिकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनएक्टिव कर देगा, तो ये बहुत ज्यादा देर आपकी बॉडी में नहीं रहेगी, इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगी। कैटिकोलामाइन होने का दूसरा फायदा मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो ये क्या है? पोलर इन नेचर है। अगर ये पोलर इन नेचर है तो इसका मतलब है ये क्या है? लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल है ना। जब ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, इसका मतलब है ये सीएनएस में नहीं जाएगी, और सीएनएस वाले एडवर्स इफेक्ट हमारे पास इतने ज्यादा नहीं आएंगे। सो हम लोग ये सेफर ड्रग है, हम ये दे सकते हैं, इसलिए हम इसको देते हैं। ये 2 फायदे हैं या फिर 2 प्लस पॉइंट है कि हम लोग इसको क्यों देते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसके इफेक्ट्स की, और ये इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आसान है, तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ एक दफा मुझे गौर से सुनोगे तो आप लोगों को आ जाएंगे कि इसके क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है? तो हम बात करने लगे हैं एपिनेफ्रिन की। एपिनेफ्रिन बिल्कुल वही सिंथेटिक डेरिवेटिव है नॉरएपिनेफ्रिन का, एक मिथाइल ग्रुप का, इसमें डिफरेंस होता है। सो एपिनेफ्रिन के अगर इफेक्ट्स की बात करूंगी तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सीवीएस इफेक्ट्स की, ठीक है? अब सीवीएस के ऊपर ना ये किस तरह से इसका फर्क आ सकता है, तो मैंने अभी बताया कि ये एक्टिवेट कर सकती है अल्फा 1 को, ये एक्टिवेट करती है बीटा 1 को, और ये एक्टिवेट करती है बीटा 2 को। जब ये अल्फा 1 के ऊपर जाके स्टिमुलेशन कर रही है तो अल्फा 1 की वजह से ब्लड वेसल्स के लेवल पे क्या होगी? वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो कंस्ट्रक्शन से पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने से आर्टेरियोल्स के लेवल्स पे आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो रेज्ड हो जाएगा, ठीक है? डायसिस्टोलिक भी, लेकिन मेजरली क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्शन ज्यादा आर्टेरियोल्स में होती है तो हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका रेज्ड हो जाता है, ठीक है? दूसरी बात हम करते हैं बीटा की वजह से, तो बीटा 1 आपके कहाँ पे मौजूद है? हार्ट के ऊपर। जब ये हार्ट के ऊपर एक्ट करेगी तो हार्ट रेट को ज्यादा कर देगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ज्यादा कर देगी, कार्डियक आउटपुट को ज्यादा कर देगी, है ना सिर्फ बीटा 1 हार्ट के ऊपर होते हैं, बल्कि बीटा 1 तो हमने भी बात की किडनी के ऊपर भी है। जब बीटा 1 किडनी के ऊपर है, नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 के ऊपर लगता है तो किडनी रिलीज कर देती है रेनिन, ठीक है? रेनिन बेटे आपको पता है इसको कन्वर्ट करता है जाके एंजियोटेंसिनोजन बनवाता है, जिससे हमारे पास आगे एंजियोटेंसिन 1 बन जाता है, और फिर एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर एस एक्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो आपके पास एंजियोटेंसिन 2 बनता है। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर है, जब ये वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा तो अगेन आपके पास पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी और ये वाला इफेक्ट ऐड ऑन हो जाएगा, ऐसा ही है। तीसरी बात ये है कि जो बीटा 2 है ये आपकी लंग्स पे भी होते हैं, लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ सीवीएस की। सीवीएस के ऊपर बीटा 2 का ये इफेक्ट आएगा कि बीटा 2 आपके ना स्केलेटल मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। अब ये क्यों बढ़ाते हैं बेटे? जहन में सोचो कि आपकी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, सिंपैथेटिक में आपने क्या करना होता है? फाइट और फ्लाइट, ऐसा ही है ना? यानी या तो लड़ो या तो भाग जाओ। अगर हमने भागना हो तो हमें कौन हेल्प करेगा? स्केलेटल मसल्स। तो अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम रखा हुआ है कि स्केलेटल मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो इनहेंस हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे वेजो डायलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? सो बीटा 2 आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर वेजो डायलेशन करता है। जब वेजो डायलेशन करता है तो स्केलेटल मसल्स के अंदर ना ब्लड फ्लो बढ़ता है। अब स्केलेटल मसल्स में जब वेजो डायलेशन होती है ना तो स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाता है। जब स्केलेटल मसल रिलैक्स होता है ना तो उनकी टोन कम होती है। अब आप लोगों ने फिजियोलॉजी में एक चीज पढ़ी होगी कि हमारा ये जो वीनस रिटर्न होता है ये डिपेंड करता है स्केलेटल मसल की टोन पे, ऐसा ही है? जब स्केलेटल मसल जो लोग वो करते हैं, स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता था तो हमारे पास उसकी वजह से क्या होता है? वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, वेन्स कंस्ट्रक्ट होती थी और आपके जो वीनस रिटर्न है वो बढ़ता है। लेकिन इस केस में क्योंकि स्केलेटल मसल हमारे पास रिलैक्स हो रहे होंगे तो हमारे पास जो वीनस रिटर्न है वो क्या टोन इनकी क्या हो जाएगी? थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, रिलैक्स है, जिससे आपका वीनस रिटर्न कम होगा। वीनस रिटर्न कम होने से ना डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब आपका सिस्टोलिक बढ़ा था, डायसिस्टोलिक कम हो गया, ये बैलेंस हो गया। बीपी के ऊपर इतना मेजर इफेक्ट जो है ओनली ड्यू टू एपिनेफ्रिन नहीं आता। अजान हो जाए तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है?
हाँ जी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जो एपिनेफ्रीन है इसका कार्डियोवास्कुलर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं पूछती हूँ ऐसे आप लोगों से। लेकिन एक बात ये भी याद रखना कि जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ना, आर्टेरियोल्स बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट करती है। इन्हीं आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन की वजह से बेसिकली किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और जब किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है तो तब भी वहां से सिस्टम खुद भी चल पड़ता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके पास ये इफेक्ट एड ऑन हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो बीटा 2 होते हैं ना सिर्फ के लंग्स में है बल्कि स्केलेटल मसल्स में भी है। स्केलेटल मसल्स में जब डायलेशन स्टार्ट होती है तो जो स्केलेटल मसल की टोन है वो रिड्यूस हो जाती है। टोन की रिडक्शन की वजह से वीनस टोन के ऊपर फर्क पड़ता है, वीनस रिटर्न के ऊपर फर्क पड़ता है, जिससे आपका डायसिस्टोलिक, आप लोगों ने बीपी पढ़ा हुआ है ना, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायसिस्टोलिक। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिस्टोलिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस के, जितनी रेजिस्टेंस बढ़ती है उतना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और मेरा ख्याल है जो डायसिस्टोलिक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वीनस रिटर्न के, जितना वीनस रिटर्न ज्यादा होता है उतना आपके पास डायसिस्टोलिक बीपी ज्यादा होता है। अब क्योंकि वीनस रिटर्न कम हो रहा होता है, वीनस रिटर्न बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वीनस टोन पे, स्केलेटल मसल की टोन पे, वीनस वेल्व्स होती हैं उनके ऊपर और बहुत सारी चीजों पे। ठीक है, तो उसकी वजह से डायसिस्टोलिक कम होगा। अब अगर मैं सिर्फ एपिनेफ्रीन के इधर इफेक्ट्स की बात करूं तो बीपी इतना मेजरली इफेक्ट नहीं होगा, और जब बीपी इफेक्ट नहीं होगा ना तो बेटे आपके पास जो हार्ट का रिफ्लेक्स ब्रेडी एंड ट्रैकी है ना, वो चीज यहाँ पे इंड्यूस नहीं होती, वो इसके एडवर्स इफेक्ट में नहीं आता। नॉर एपिनेफ्रीन के एडवर्स इफेक्ट में वो आएगा। क्यों आएगा वहां पे आप लोग मुझे समझाएंगे, क्योंकि सिस्टोलिक रेज्ड हो रहा है, डायसिस्टोलिक कम हो रहा है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। मीन आर्टीरियल प्रेशर के ऊपर इतना फर्क नहीं आता। क्लियर? सो ये बात आपने इसकी जो है वो याद रखनी है, सीवीएस के लिहाज से आपने याद रखना है कि एपिनेफ्रीन का सीवीएस के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगी कि यही जो एपिनेफ्रीन है इसका क्या इफेक्ट आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, तो आप लोग मुझे बताएं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इसने बेसिकली क्या करनी है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन। क्या होगा कि ये जो एपिनेफ्रीन है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, एक बच्चे का कंसर्न भी था, तो बेटे ये देखो ये जो एपिनेफ्रीन है ना, ये वहां पे लंग्स के लेवल पे होता है B2, उस B2 के ऊपर आके लगता है। मैंने ये बताया था कि B2 एक G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। B2 जो है ये एक G कपल प्रोटीन रिसेप्टर है, तो जब B2 एक्टिवेट होगा इसके ऊपर नॉरएपिनेफ्रीन लगेगा, तो इसका जो G अल्फा है वो अपने साथ GTP अटैच कर लेगा। ठीक है, GTP अटैच करने के बाद वो जाके किसको स्टिमुलेट कर देगा, एडिनाइल साइक्लेज को। किसको? एडिनाइल साइक्लेज को। ये एडिनाइल साइक्लेज स्टिमुलेट होगा और साइक्लिक एएमपी के लेवल्स हमारे पास क्या होंगे, सॉरी एडिनाइल साइक्लेज जो है इनहिबिट होगा, है ना, नहीं सॉरी स्टिमुलेट होगा। तो जब ये स्टिमुलेट होगा तो हमारे पास साइक्लिक एएमपी के लेवल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये आप लोगों को ना रेस्ट फार्मा में भी बड़ी चीज समझ आएगी, बल्कि शायद मैंने आपको पीछे कह दिया कम होते हैं, कम नहीं होते, ज्यादा होते हैं। साइक्लिक एएमपी के लेवल ज्यादा होते हैं। जब साइक्लिक एएमपी ज्यादा होता है ना तो ये एक एंजाइम अंदर होता है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज 4। ठीक है, PBDE4। ठीक है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज 4 ये उसको इनहिबिट कर देगा। जब फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिट होता है ना तो एकदम से जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, स्मूथ मसल की जो कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हो जाती है। स्मूथ मसल जब रिलैक्स होंगे तो हमारे पास वहां पे क्या हो जाएगी, ब्रोंको डायलेशन। थोड़ी बात समझ आई है? ये एक मैकेनिज्म है जो आप रेस्ट फार्मा के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल से फिर पढ़ लोगे कि एपिनेफ्रीन रेस्पिरेटरी लेवल पे साइक्लिक एएमपी के लेवल को ज्यादा करता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जब स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो आपके पास ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। क्लियर? तो ये इसका आ गया रेस्ट के ऊपर इफेक्ट। उसके बाद अगर हम इसका आई के ऊपर इफेक्ट देखेंगे तो वो तो आसान सा है कि आई के ऊपर इसने जाके क्या करा देनी है, अल्फा 1 के थ्रू माइड्रेसिस, अल्फा 1 के थ्रू क्या करनी है, माइड्रेसिस करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट है कि जेनेटो यूरिनरी ट्रैक के ऊपर ही क्या करता है, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक के ऊपर क्या करेगा, यूरिन रिटेंशन रिटेंशन करेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर एक पेशेंट आपके पास ऑलरेडी आ रहा है बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ, तो उसमें आप एपिनेफ्रीन दे सकते हो? नो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये एमसीक्यू आता है। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया का जो पेशेंट होता है ना, बहुत ज्यादा मेल्स 40 के बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये हो रहा होता है कि ऑलरेडी यूरिनरी रिटेंशन है। तो अगर आपने कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट या एड्रिनर्जिक एगनिस्ट ये वाला कॉम्बिनेशन दे दिया तो पेशेंट को और रिटेंशन हो जाएगी और इसकी कंडीशन वर्सन हो जाएगी। सो ये दो चीजें आप उसमें नहीं दे सकते। ड्रग ऑफ चॉइस बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए आपके पास होती है कोलिनर्जिक एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट। ठीक है, एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट, और वो भी अल्फा 1 स्पेसिफिक होते हैं, सॉरी अल्फा 3।
नहीं, अल्फा 1 के अंदर ना टाइप्स होती हैं, ए और बी। अभी मैं आपको एंटेगनिस्ट में पढ़ाऊंगी, वो स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जो आपने उसमें देनी है, तो एगनिस्ट तो आपने बिल्कुल भी नहीं देना। अब आखिरी चीज ये समझो कि अभी मैंने आप लोगों को एपिनेफ्रीन पढ़ाया और एपिनेफ्रीन का कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट पढ़ा दिया, जिसको आपने अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2 करके याद रखना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी इफेक्ट पढ़ा दिया जो कि आपने बीटा 2 को करके याद रखना है। आइस के ऊपर हमने बात कर दी, वो अगेन अल्फा 1 की वजह से है। जेरेंटो यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर भी बात हो गई। एंड देन हमारे पास आ जाती है लास्ट चीज कि एपिनेफ्रीन ना ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी ऑल्टर कर रहा होता है। अब ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को किस तरह से ऑल्टर करता है, आपको ये बात मिलेगी कि ये जो एपिनेफ्रीन है ये हाइपरग्लाइसीमिया करता है। क्या करता है? हाइपरग्लाइसीमिया करता है। अब ये किस तरह से हाइपरग्लाइसीमिया करता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये लिवर के ऊपर जाके एक्ट करता है बीटा 2 के थ्रू। क्या होता है? लिवर के ऊपर जाके एक्ट करता है बीटा 2 के थ्रू, और वहां पे ना हमारे पास ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। और ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होता है लिवर के लेवल पे, तो वहां पे आपके पास क्या रिलीज होना शुरू हो जाता है? ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। ऐसा ही है। दूसरी बात ये करता है कि आपकी जो सेल्स वगैरह है ना, जिन्होंने ग्लूकोज को यूज करना था, ये उस यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करके सेल स्पेयरिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है, यानी सेल्स ने बिल्कुल भी ग्लूकोज को यूज नहीं करना। तो जब सेल ग्लूकोज को यूज नहीं करेंगे तो आपके पास जाहिर है ग्लूकोज जो है वो ज्यादा होगा। तीसरी बात ये करता है कि इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। तो जब इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लूकोज यूज भी नहीं होगा। स्पेयरिंग इफेक्ट ये किस तरह से देता है? ग्लूकागॉन को रिलीज करता है, ठीक है। सो जब ग्लूकागॉन रिलीज होता है तो आपको पता है ग्लूकागॉन खुद ग्लूकोज को बचाने की कोशिश करता है ना। तो एक तो इसने लिवर से ग्लूकोज बढ़ा दिया, दूसरा इसने ग्लूकागॉन को रिलीज करके सेल को ग्लूकोज यूज ही नहीं करने दिया, और तीसरा इसने इंसुलिन की रिलीज को भी इनहिबिट कर दिया। इसका मतलब है ग्लूकोज बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, ठीक है। अब जब इतना ज्यादा ग्लूकोज पड़ा हुआ है तो आपको क्या हो सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। आपका इंसुलिन जो है वो काम ही नहीं कर रहा। तो जब इंसुलिन काम नहीं करता तो क्या हो जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। ना सिर्फ ये, अब अगर ये ग्लूकोज पड़ा हुआ है हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, तो मुझे ये बताओ कि एनर्जी कहाँ से आती है? तो ये बात मैं आप लोगों को समझा रही थी। ये जो लाइपोलिसिस हो रही थी ना B2 के थ्रू, ये बेसिकली लिवर में होती है। लेकिन अगर हम एडिपोज की बात करेंगे तो एडिपोज के ऊपर क्या पड़े हुए होते हैं? B3 पड़े हुए होते हैं। तो ये मैकेनिज्म आपने याद रखना है कि ये एडिपोज के ऊपर क्या पड़े हुए होते हैं? B3। और ये हमें एनर्जी के लिहाज से आप याद रखोगे कि एपिनेफ्रीन जाके B3 पे एक्ट करता है। B3 आगे से इनहेंस कर देता है साइक्लिक EMP के लेवल्स, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि B1, B2, B3 तीनों साइक्लिक EMP को ज्यादा करेंगे। तो जब ये साइक्लिक EMP को ज्यादा करेगा तो यहाँ पे आपके पास टैग पड़ा हुआ होता है। टैग को डिग्रेड करने के लिए होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ये उसको एक्टिवेट कर देता है। ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज टैग को कन्वर्ट कर देगा डैग में, यानी डाइसाइलग्लाइस्ट्रोल में मोनोसाइलग्लाइस्ट्रोल बन जाएगा। यहाँ से आपके पास रिलीज होगा ग्लाइस्ट्रोल और फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड आपके लिवर में जाएंगे, वहां पे एसिटाइल कोल में कन्वर्ट होंगे, TCA को एंटर करेंगे और आपको एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज चूंकि यूज नहीं हो रहा होता तो एनर्जी आपको यहाँ से मिलती है। क्लियर? बहुत तो नहीं पढ़ा रही मैं बहुत तो नहीं कंफ्यूज हो रहे? No, इतनी आसान सी चीजें हैं, हमने स्टार्टिंग में जो चीज पढ़ी हम लोग सिर्फ उसको जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना कुछ भी आज नहीं पढ़ा। अगर मैं अगेन आप लोगों से बात करूं तो हम लोगों ने आज सिर्फ इतना पढ़ा है कि नॉरएपिनेफ्रीन कैसे सिंथेसाइज हुआ, और इसकी 3 ड्रग्स याद रखना, मेटटायरोसिन, रेजरपीन और ग्वानिथिडीन, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको थोड़ा सा इसके रिसेप्टर्स के बारे में बता दिया और लोकेशन के बारे में बता दिया। फिर आपको ड्रग्स क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। ड्रग क्लासिफिकेशन में एगनिस्ट के लेवल पे, डायरेक्ट एगनिस्ट के लेवल पे हम लोगों ने अभी तक सिर्फ एपिनेफ्रीन पढ़ी, और एपिनेफ्रीन के बारे में भी हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये कॉमनली यूज होती है। क्यों यूज होती है? क्योंकि ये कैटेकोलामीन है, इसका मतलब है ये पोलर है और ये CNS वगैरह में नहीं जाएगी। अब जब ये यूज होती है तो इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं? तो इफेक्ट्स के लेवल पे अब हम सम अप अगर करें तो हमने कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट पढ़े, रेस्पिरेटरी इफेक्ट पढ़े, आई के लेवल पे बात कर ली, हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट पढ़ लिया, एंड देन एडिपोज की बात कर ली। बस इतना सा पढ़ा है हमने। याद है सारा? याद हो रहा है? yes ma'am. Yes, sir. हो गया। 10 बच्चे तो लीव भी कर रही हैं उन्होंने कहा मैम तो पता नहीं क्या पढ़ा रही है, हम चले ही जाते हैं। अच्छा, अब आ जाती है हमारे पास कि एपिनेफ्रीन को ना देखो हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बड़ी आसान सी बात है, अभी मैंने बताया ये ब्रोंको डायलेशन करता है। इसका मतलब है अगर पेशेंट ब्रोंकोस्पैज्म के साथ है तो हम यूज कर सकते हैं। तो यूजेस में क्या लिखोगे? ब्रोंकोस्पैज्म। कौन से पेशेंट होते हैं ब्रोंकोस्पैज्म के? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या एस्थमा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर है ना बहुत ज्यादा MCQs आता है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है एनाफाइलेक्टिक शॉक में, और एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी ना इसका रूट पूछते हैं तो IV देते हैं, ठीक है। अब बेटे एनाफाइलेक्टिक शॉक की थोड़ी सी पैथोलॉजी करो ना, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में ये होता है कि आपकी ये जो ब्लड वेसल्स है ना, कोई ऐसा एलर्जन चला गया अंदर, जिस एलर्जन ने अंदर जाके ना, आपको पता है एलर्जन जब मेडिएटेड इफेक्ट आता है वो सारा किस सेल की वजह से आता है? एंटीबॉडी
हाँ, ये एलर्जन आके अटैच हो गया और ये आपका क्या मास, ये मास सेल डीग्रेनुलेट होगा और आपके पास क्या रिलीज होगा, बहुत ज्यादा हिस्टामीन। ठीक है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी। बहरहाल जब हिस्टामीन रिलीज होगा तो ये आपकी जो वेसल है ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। जब वेसल डायलेट हो जाएगी तो क्या क्रिएट हो जाती है, हाइपो टेंशन, है ना, हाइपरटेंशन हो जाती है। Yes, तो जब हाइपरटेंशन हो जाती है तो हम लोग एपिनेफ्रीन क्यों देंगे, एपिनेफ्रीन क्या करेगी, vasodilation. कंस्ट्रक्शन, वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगी और हाइपरटेंशन हाँ, कंस्ट्रक्शन constriction करेगी और करेगी. Yes, हाइपरटेंशन को yes, ट्रीट करेगी। हाइपरटेंशन को, और जब हाइपरटेंशन हो जाती है, आपका बीपी फॉल करता है तो आप शॉक में चले जाते हो। और ये वाला शॉक जो कि एलर्जिक मेडिएटेड हो तो उसको एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं। ठीक है, आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। लेकिन ये, और दूसरी बात ये है कि जाहिर है जब कार्डियक आउटपुट शिफ्ट कम है तो हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। जबकि एपिनेफ्रीन एक तो वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करेगी, यानी पाइप को कंस्ट्रक्ट करेगी, दूसरा आपके हार्ट के ऊपर एक्ट करके हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, पावरफुल उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, सो आपको मरने से बचा लेती है। ठीक है, सो एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है एपिनेफ्रीन। इंट्रावीनियसली हम देते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम इंट्रामस्कुलर दे के वेट करें। ठीक है, सो इसलिए भी हम इसको देते हैं। थर्ड बात भी उन्होंने इसी के रिलेटेड की हुई है कि अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है, कार्डियक अरेस्ट से अभी आप लोगों को पता है बहुत लोग में डेथ हो, बल्कि कल मैं देख रही थी एक 5th ईयर का स्टूडेंट कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो कार्डियक अरेस्ट में आपका बेसिकली हो ही क्या रहा है कि आपका ये जो हार्ट है ना ये डिप्रेस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो हम लोग जब एपिनेफ्रीन देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हार्ट रेट ज्यादा, इसकी बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा, जिससे फेलियर से बच जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट में भी मैडम ये हम हम इसको इंट्राकार्डियक रूट के थ्रू देते हैं। इंट्राकार्डियक रूट के थ्रू आईवी देंगे ना बेटे, ओके आईवी देंगे। ठीक IV है, देते हैं. उसके बाद ये कहता है कि हम लोग ना, ये भी एमसीक्यू आता है, आपसे पूछते हैं कि हम लोग इसको लोकल एनेस्थीसिया में क्यों देते हैं। कोई किसी को समझ आ रही है लोकल एनेस्थीसिया में क्यों देते हैं? चलो ये तो सामने सामने थे ना। मैम, क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो जब वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है तो ये एब्जॉर्ब नहीं होता सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, जो भी हम उसको एनेस्थेटिक देते हैं। आप लोग को तो सारी फार्मा आती है, फिर मेरे से क्या पढ़ने आते हो है। वेरी गुड। ये ना आपको वेसोकंस्ट्रक्शन, यानी फॉर एग्जांपल अगर ना मैं लोकली एक एनेस्थीसिया यहाँ हाथ में दे रही हूँ, ठीक है, यानी मैं ना ये हाथ में यहाँ पे एनेस्थीसिया लोकल देने लगी, तब मैं ये चाहूंगी ना कि ये एनेस्थीसिया इधर हाथ के लेवल पे ही एक्ट करे, ये बॉडी में ना चला जाए, डिफ्यूज हो गए। तो उस टाइम हम साथ में ना एपिनेफ्रीन यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं। एपिनेफ्रीन यहाँ की जो वेसल्स है ना उनको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। जब कंस्ट्रक्ट कर देता है तो ये लोकल एनेस्थीसिया यहाँ से फॉरेन सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट नहीं बनता, यहाँ पे कुछ देर के लिए कंसंट्रेटेड रहता है और हम जो इफेक्ट चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है, सो हम इसको लोकल एनेस्थेटिक के साथ मिक्स करके देते हैं ताकि लोकली वहां पे वेजो कंस्ट्रक्शन और जो भी आपका एनेस्थेटिक एजेंट है वो डिफ्यूज आउट ना करे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट ना बने। क्लियर? एपिनेफ्रीन में कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। अच्छा, नो उसके बाद ना फार्माकोकिनेटिक फीचर्स इसने डिस्कस किए हैं जिनको आप लोग वैसे खुद भी पढ़ सकते हो। वो कहता है कि ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इसका मतलब ड्यूरेशन इतना ज्यादा नहीं है। कैटेकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इसको इनएक्टिव कर देता है। अगर हम रूट्स की बात करेंगे तो अगर हमने ना प्रोफाइलेक्टिकली देना है, नहीं आई गेस इसमें लिखा हुआ है कि एनाफिलेक्टिक शॉक में हम लोग जो है वो इंट्रामस्कुलर देते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी का केस आ जाए तो हम लोग इंट्रावीनस को प्रेफर करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक कल चीज कंफर्म भी कर दूंगी। ठीक है, सो आईएम भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। उसके अलावा ना इसकी नेजल फॉर्म्स भी आ गई हैं, आप लोग वो जो नेबुलाइजर वगैरह होते हैं उसके अंदर भी हम लोग देते हैं। एंड देन वो कह रहा है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की फॉर्म में वगैरह में भी दे सकते हो। तो यानी इसकी वाइड एडमिनिस्ट्रेशन रूट है, बहुत सारे रूट्स के थ्रू मैम, आप इसको ओरली क्यों नहीं दे रहे? ओरली इसलिए हम नहीं दे रहे कि ये पोलर है, ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा जीआईटी से, नहीं होगा ना। अभी हमने पीछे क्या ये पोलर है, तो पोलर है तो इसका मतलब गॉट इट। क्रॉस नहीं करता। ठीक है, तो जब ये क्रॉस नहीं करता तो जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो हमारी ये वली है कि हम लोग इसको डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंटर करें ताकि ये ट्रेवल करके टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि मेटाबॉलिज्म, अगेन आपने ये याद रखना है कि इसको मेटाबोलाइज करता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज या कैटिकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये कैटिकोलामाइन इन नेचर है। ये बात हो गई। उसके बाद वो बस लास्ट में इसके लिख रहे हैं साइड इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जाऊंगी मैं, आप लोगों ने कल मुझे बताना है क्योंकि आप लोगों को माशाल्लाह बहुत आता है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वो कह रहे हैं देखो यार साइड इफेक्ट खुद बता दो। अल्फा 1 की वजह से अगर वेजो कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है तो वेजो कंस्ट्रक्शन से आपका बीपी बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगेन ये वाला एडवर्स इफेक्ट हम इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि ये बीटा 2 की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो वेजोडाइलेशन कर देता है और वो वीनस रिटर्न वगैरह को कम कर देता है, डायसिस्टोलिक कम कर देता है, तो ये बैलेंस हो जाता है। बीटा 1 का एडवर्स इफेक्ट हम मेंशन करते हैं कि बीटा 1 की वजह से आपके हार्ट रेट बहुत ज्यादा होगा और उसकी वजह से क्या हो सकता है, एट ए टाइम ट्रैकीकार्डिया या एरिथमिया की टर्म हम यूज कर लें तो वो हो सकती है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात बेटे ये है कि वैसे तो हम कह रहे हैं ना ये पोलर है,
ये हमारे पास लिपिड सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल है, इसका मतलब है ये सीएनएस में नहीं जाएगा। लेकिन अब आप कहीं पे भी इसके एडवर्स इफेक्ट पढ़ोगे ना, तो एडवर्स इफेक्ट में लिखा हुआ है सीएनएस इफेक्ट्स होते हैं, सीजर्स कॉज करता है, कन्वर्जेंस कॉज करता है, हेडेक कॉज करता है। क्यों? जब ये सीएनएस में जाता ही नहीं है तो एडवर्स इफेक्ट क्यों है? हेडेक क्यों है, ट्रेमर्स क्यों है, सीजर्स क्यों है, ये बताना है मुझे कल, ठीक है? मैं देखती हूँ कितनी फार्मा आ रही है आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद हार्ट वाले इसके इफेक्ट्स लिख दो कि रिदमिया करता है, ट्रेमर करता है, सीजर करता है, हेडेक करता है। उसके अंदर, उसके अलावा अगर आई के अंदर हम बात करेंगे तो एक्सेसिव जो है वहां पे माइड्रेसिस कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, माइड्रेसिस के साथ हम एक चीज साइक्लोप्लेजिया भी तो पढ़ते हैं, साइक्लोप्लेजिया क्यों नहीं करता? जाग रहे हो? सिर्फ मैम क्योंकि रेडियल पैरासिम्पैथेटिक मसल्स सप्लाई पे एक्ट होती है। करता है। हाँ, क्योंकि साइक्लोप्लेजिया तो तब होना है ना जब एक्यूमुलेशन का लॉस होना है, सीलरी मसल्स पैरालाइज होने, तो ये तो सीलरी मसल्स को सप्लाई ही नहीं करता। सीलरी मसल्स को सिर्फ कौन सप्लाई करता है? पैरासिम्पैथेटिक। सो इसलिए हम इसमें साइक्लोप्लेजिया मेंशन नहीं करते, एक्यूमुलेशन का हम नाम नहीं लेते, हम सिर्फ माइड्रेसिस तक रहते हैं, ठीक है? अब अगर हम रेस्ट की तरफ बात करेंगे तो रेस्ट के अंदर अगर ये ब्रोंकोडायलेशन एक्सेसिव करेगा तो वहां पे एडीमा कॉज कर सकता है, और इसी तरह हमने कहा हाइपरग्लाइसीमिया करके आपको डायबिटिक के लिए प्रोन कर सकता है, ठीक है? सो डायबिटीज आपके अंदर ये कॉज कर सकता है। सो ये वाली बातें हो गई हमारे पास किसकी? एपिनेफ्रीन की A to Z। यहाँ तक किसी को कोई मसला है? शुरू से हमने पढ़ा इसके स्ट्रक्चर को लेके, इसके इफेक्ट्स को लेके, देन हमने इसके फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, साइड इफेक्ट्स कर लिए, फार्माकोकिनेटिक्स कर ली, नहीं मैम, कोई यहाँ तक मसला नहीं। तब इसको पढ़ना इसलिए जरूरी था। अच्छा, अब आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को वैसे कल कैटजन परसों दिखाऊंगी, साथ हम पढ़ेंगे भी वहां से। कैटजन का ये है कि अब आपने जब ड्रग को बारी बारी पढ़ लिया है ना, अब आप कैटजन रीड कर सकते हो। कैटजन में वो लोग एक ही जगह पे लिखते हैं कि हमारे पास ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, तो वहीं पे वो लिखेंगे एपिनेफ्रीन ऐसे काम कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रीन ऐसे कर रहा है, डोपामीन ये वगैरह, ठीक है? फिर वो लिखेंगे कि इनके इफेक्ट्स क्या हैं, इनके यूजेस क्या है, तो उधर ही लिख देंगे एपिनेफ्रीन यहाँ यूज होता है, नॉरएपिनेफ्रीन, मतलब सम अप हुआ है। देन एक ही जगह पे ना एडवर्स इफेक्ट और चैप्टर खत्म हो जाता है। वहाँ पे पूरी एक ड्रग को एक्सप्लेन नहीं करते, जो कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपको एएनएस डिटेल से पढ़ाना था तो लिपिन से पढ़ाया, आगे हम भी कैटजन पे चले जाएंगे। तो ये एपिनेफ्रीन आपको ड्रग है, इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑल टू ऑल आनी चाहिए। अब जब आपने एपिनेफ्रीन पढ़ ली है तो फिर नॉरएपिनेफ्रीन तो पढ़ना मुश्किल है ही नहीं, थक तो नहीं गई? बहुत है, ये कर ले नॉरएपिनेफ्रीन। मैम बस नॉरएपिनेफ्रीन करा दें, उसके बाद नहीं। नॉरएपिनेफ्रीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं करते। अच्छा देखो, नॉरएपिनेफ्रीन में तो कुछ है ही नहीं। नॉरएपिनेफ्रीन ना ज्यादा स्पेसिफिक होती है अल्फा, ठीक है? और अल्फा भी पीना, जो अल्फा 1 है उन पे ही एक्ट करती है, क्योंकि अल्फा 2 तो आपके सीएनएस में है, और ये सीएनएस में तो जाती ही नहीं है, ये तो पोलर ड्रग्स है। इसका मतलब है नॉरएपिनेफ्रीन सिर्फ किस पे एक्ट करेगी? अल्फा 1 पे। ज्यादा, अगर ज्यादा अमाउंट में देंगे तो फिर बीटा के इफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अल्फा स्पेसिफिक होती है। अब जब ये अल्फा पे ज्यादा एक्ट करेगी तो इसके क्या इफेक्ट आएंगे? अल्फा की वजह से क्या होगा? वेजो कंस्ट्रक्शन, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस रेज हो जाएगी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या इसका बीपी वाला इफेक्ट हम नोटिस में लाएंगे? लाएंगे, क्योंकि इसको साथ में वो करने के लिए बीटा का इफेक्ट तो है ही नहीं, तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो रेज्ड हो जाता है, ठीक है? और जब ब्लड प्रेशर रेज्ड हो जाता है तो इसको फौरन सेंस कर लेता है बैरो रिसेप्टर, और बैरो रिसेप्टर बता देता है ब्रेन स्टेम को, और ब्रेन स्टेम आगे से बता देता है किसको? वेगल स्टिमुलेशन जो होती है आपकी हार्ट की तरफ, उसको रेज कर देता है कि जी बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, वेगल स्टिमुलेशन करो। जब वेगल स्टिमुलेशन होती है तो आपको क्या स्टार्ट हो जाता है? ब्रेडिकार्डिया। So reflex bradycardia characteristically seen with the usage of which one of the following drug, वो आपके पास हो सकती है, तो अपने characteristically याद रखना है कि नॉरएपिनेफ्रीन रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया करती है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब ये बीपी को काफी ज्यादा कर देती है, उसके अलावा ना ये वहां पे आपकी जो स्किन होती है, मतलब यहाँ पे अगर हम इंजेक्शन सारे यहाँ पे तो नहीं लगता, यहाँ पे इंजेक्शन आप कभी लगाए ना तो बड़ा पोटेंट इंजेक्शन होता है, आपकी स्किन वहां से ना ऐसे ब्लंट सी हो जाती है, फट जाती है, स्किन की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, एपिडर्मल नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, वहां पे अगर ये लीक हो जाएगी ना तो गुठली सी बन जाती है, ठीक है? तो इसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसके अल्फा 1 इफेक्ट वेसल के लेवल पे बड़े ज्यादा होते हैं। तो बस इतनी सी बात है, और तो कोई बात ही नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात ये आपने याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत स्वेयर वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेप्टिक या कार्डियो
कार्डियोजेनिक शॉक में। अब अगर मैं शॉक की बात करूँ ना, तो शॉक की टाइप्स होती है ना बच्चे, आप लोगों ने वो फिजियोलॉजी का चैप्टर 24 था मेरा ख्याल है, Yes, ma'am. उसमें टाइप्स थी। हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। ये एलर्जी की वजह से, इसमें हार्ट का मसला हो गया, इसमें वाटर लॉस हो गया, इसमें आपकी बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया हो गया, ठीक है। सो सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो नॉरएपिनेफ्रिन है, क्योंकि हमें सीवियर वेसोकंस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। जबकि पीछे जो हमने पढ़ा एनाफिलेक्टिक शॉक, उसमें हमें हार्ट के इफेक्ट्स भी चाहिए थे, सो दैट्स व्हाई हम लोग वो दे रहे थे। क्लियर। अब क्योंकि इसके बीटा 1 और बीटा 2 इफेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं होते, सो हम उनको लिखते ही नहीं है, और अल्फा 1 तो इसलिए नहीं होते क्योंकि ये पोलर ड्रग है, ये सीएनएस में जाती नहीं है और प्री सिनेप्टिकली एक्ट नहीं करती, सो नॉरएपिनेफ्रिन खत्म हो गई। क्लियर। वैसे ना 2-3 ड्रग्स और हैं, पढ़ लो ताकि चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने अभी ड्रग्स के नाम ही करने हैं। जो मेजर हमने पढ़नी थी वो एपिनेफ्रिन थी, नॉरएपिनेफ्रिन में तो मसला है नहीं, बस यही है, और तो No, कुछ है ही ma'am. नहीं, ठीक है। अब बस डोपामीन, डोपामीन समझ लो, और आइसोप्रोटेरेनॉल भी का सेम इफेक्ट है, वैसे डोपामीन समझ लो, बस वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, अभी मैंने सबसे पहले तुम लोगों को ना एपिनेफ्रिन पढ़ाई, जो अल्फा 1 पे एक्ट करती थी, बीटा 1 पे एक्ट करती थी और बीटा 2 पे एक्ट करती थी। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने नॉरएपिनेफ्रिन की बात कर ली, जो ज्यादा अल्फा 1 पे एक्ट कर रही है। अब तीसरे नंबर पे ना हमारे पास आइसोप्रोटेरेनॉल है, ये बीटा 1 और बीटा 2 पे करती है। तो देखो ये नॉन स्पेसिफिक थी, ये अल्फा स्पेसिफिक है, और ये बीटा स्पेसिफिक है। तो गेन आपने इसके टेबल बना लेने हैं, फिर आपको एंड में रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास सिंथेटिक डेरिवेटिव आ जाता है, जिसे हम कहते हैं आइसोप्रोटेरेनॉल। आइसोप्रोटेरेनॉल बीटा 1 और बीटा 2 के ऊपर ज्यादा एक्ट करती है एज कम्पेयर टू अल्फा और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। अब जब ये बीटा 1 पे एक्ट करती है बेटे, तो मुझे खुद बताओ बीटा 1 कहाँ है? हार्ट पे। तो हार्ट के ऊपर क्या होगा? हार्ट रेट ज्यादा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा। और बीटा 1 क्योंकि आपकी किडनी के ऊपर भी है, तो किडनी के लेवल पे क्या होगा? रेनिन रिलीज होगा, जिससे वेसोकंस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और बीटा 2 भी हमने कहा 2 जगह पे होता है, एक तो आपके पास ये लंग्स के ऊपर है, और दूसरा आपके पास ये किधर है? स्केलेटल मसल्स पे। लंग्स के लेवल पे इसने ब्रोंको डायलेशन करनी है, और स्केलेटल मसल्स पे भी वेसो डायलेशन करनी है, जिससे आपका डायसिस्टोलिक बीपी कम होना है। अगेन ये एलिमेंट देखो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया कहाँ पे मिलेगा आपको? नॉरएपिनेफ्रिन में। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब आइसोप्रोटेरेनॉल की भी बात होगी, इतनी कोई मेजर वो नहीं थी। अच्छा, उसके बाद यार बस एक इंपॉर्टेंट ड्रग अब रह गई है, बाकी अगर आप लोग चाहे इस पे छोड़ना चाहे तो मैं आपको छुड़वा दूंगी। हमारे पास होती है डोपामीन, ठीक है। क्या होती है? डोपामीन होती है। अब डोपामीन जो है, आप लोगों को पता है ये एक नेचुरली ओकरिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिलीज होता है, वहां पे हमने कहा इनहिबिशन करता है। हम अभी पेरिफेरी की बात कर रहे हैं। पेरिफेरी में ना डोपामीन का अपना जो रिसेप्टर होता है वो D1 रिसेप्टर और D2 होता है। लेकिन अगर डोपामीन ज्यादा अमाउंट में होगा ना, तो ये अल्फा 1 इफेक्ट भी देगा और बीटा 1 इफेक्ट भी देगा, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आपने ना इसको शॉक के साथ कंबाइन करके पढ़ना है। शॉक में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इसको सिर्फ सुन लो, मुझे पता है आप लोग थक गए, उसके बाद बेशक छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, अब शॉक के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा है? क्योंकि देखो बेटे, शॉक में क्या हो रहा होता है, खुद सोचो। शॉक में आपका, अभी हम लोगों ने बात की, वेजो डायलेशन हो जाती है ना। वेजो डायलेशन का मतलब ये है कि आपका बीपी गिर जाता है। बीपी गिरने का मतलब है हमें ऐसे रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना है जो बीपी को ज्यादा करे। तो डोपामीन अल्फा 1 को स्टिमुलेट करके क्या करती है? आपके ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर देती है, ठीक है। दूसरी बात शॉक में ये होती है कि शॉक जब हुआ होता है, वेजोडाइलेशन हुई होती है, तो आपकी बॉडी चाहती है कि वॉल्यूम को बचाए ना, वॉल्यूम कंजर्व करना चाहती है बॉडी। वॉल्यूम को कंजर्व करने के लिए जो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो होता है, बॉडी उसको क्या करती है? कम कर देती है। जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो उस ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से GFR कम हो जाता है। जब GFR कम होता है, तो बहुत सारे शॉक पेशेंट्स के अंदर हमने देखा कि इसका अल्टीमेट डेथ उनकी इस वजह से होती है कि रीनल फेलियर हो जाता है। तो रीनल फेलियर हो जाता है, यानी हमें शॉक में ऐसी ड्रग भी चाहिए जो एटलीस्ट किडनी की तरफ ब्लड फ्लो को मेंटेन रखे। तो ये जो D1 है ना, इसका काम ही यही आपने याद रखना है, ये फ्लो को इनहेंस करती है टुवर्ड्स फ्लैंकिंग एरिया एंड किडनीज। रीनल ब्लड फ्लो को इनहेंस करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। सो शॉक के अंदर एक खतरा रीनल फेलियर का था, वो बेहतर हो गया। शॉक के अंदर दूसरा मसला होता है वेसल डायलेट हो जाती है, बीपी गिरता है, आप मर जाते हो, वो अल्फा की वजह से सॉल्व हो गया।
तीसरी बात ये होती है कि आपका हार्ट जो है वो पंप करना छोड़ देता है, उसके अंदर चला जाता है इस्कीमिया और नेक्रोसिस वगैरह में। तो हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए ये बीटा 1 इफेक्ट्स भी हैं, इसके हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कार्डियक आउटपुट को ज्यादा करेगा। इसका मतलब है डोपामीन बेस्ट ड्रग है शॉक के लिए, क्योंकि शॉक में 3 मसले आते हैं, हार्ट के लेवल पे, वेसल के लेवल पे और किडनी के लेवल पे। डोपामीन वो तीनों इफेक्ट्स जाके इनहेंस कर रहे हैं। समझ आइए? एमसीक्यू आता है। यस मैम। एमसीक्यू आता है क्योंकि अल्फा 1 के थ्रू तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है बेसिकली। तो जब वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आर्टीरियोल्स भी तो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, तो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो तो कम होना चाहिए। लेकिन डोपामीन क्या ये एक फायदा एडवांटेज है कि ये किडनी की जो आर्टीरियोल्स है वहां पे जाके एक्शन को अपोज करता है और वहां पे जाके डायलेशन करता है, ताकि किडनी का फ्लो मेंटेन रहे, जीएफआर इस हद तक ना गिरे कि रीनल फेलियर हो जाए। ठीक है, बच्चे इतने थक गए हैं कि 45 से 28 हो गए हैं। यस मैम। आधे से ज्यादा बच्चों ने क्लास ही छोड़ दी। अच्छा, तभी हम लोगों ने डोपामीन के बारे में भी पढ़ लिया। अब पता है क्या, कैडजन के अंदर तो इन्होंने नहीं किया हुआ, लेकिन लिपिन के अंदर इन्होंने 3-4 ड्रग्स के नाम लिए हुए हैं। बेशक मैं नाम बता देती हूँ, तुम लोग पढ़ लेना, कोई मसला हुआ मुझसे पूछ लेना। सेकंड ड्रग हमारे पास लिखी हुई है उन्होंने डोपामीन के बाद फिनल डोपा। अब देखो कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, एपिनेफ्रीन पढ़ लिया, नॉरएपिनेफ्रीन पढ़ लिया, आइसोप्रोटेरेनॉल पढ़ लिया, डोपामीन पढ़ लिया, तो अब 2-3 पढ़ के चैप्टर खत्म ही कर लेते हैं। यानी नेक्स्ट ड्रग आपके पास आ जाती है फिनल डोपा। फिनल डोपा की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि डोपामीन तो तीनों को स्टिमुलेट करती है ना, लेकिन फिनल डोपा जो है ये सिर्फ D1 को स्टिमुलेट करती है, यानी ये सिर्फ रीनल फ्लो को एनहांस करती है। यानी कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें सिर्फ साइन और सिम्टम रीनल फेलियर वाले हैं तो उसमें स्पेसिफिकली हम फिनल डोपा देंगे। लेकिन अगर शॉक वाले सिम्टम्स हैं तो फिर उसमें डोपामीन देंगे। तो D1 स्पेसिफिक हमारे पास कौन सी है? फिनल डोपा। अब एक और ड्रग आ जाती है जिसको हम कहते हैं डोब्यूटामीन। अब देखो डोब्यूटामीन से मैं ऐसे लग रहा होगा शायद ये जो है मैम ये डोपामीन फिनल के डोपा एक साथ दफा ऐसे बता दें। करती है। फिनल डोपा सिर्फ D1 को स्टिमुलेट करती है, D1 पे एक्ट करती है। तो अगर सिर्फ D1 पे एक्ट करती है तो इसका मतलब है सिर्फ रीनल फ्लो को एनहांस करती है। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन जिसमें रीनल फेलियर हो सकता है या रीनल फेलियर वाले साइन सिम्टम्स हैं, तो कोई शॉक वाली कंडीशन नहीं है, हमें ब्लड वेसल वाला इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें हार्ट वाला इफेक्ट नहीं चाहिए, तो उसमें स्पेसिफिकली हम फिनल डोपा दे देंगे ताकि इफेक्ट सिर्फ रीनल सिस्टम के ऊपर आए। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम बच्चे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट ड्रग आ जाती है डोब्यूटामीन। अब डोब्यूटामीन का ना नाम कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, समझते हैं शायद ये डोपामीन रिसेप्टर पे लगती है, ऐसा नहीं है। आपने ब्यूटा से याद रखना है, ये सिर्फ बीटा रिसेप्टर पे लगती है। ठीक है, बीटा में से भी बीटा 1 स्पेसिफिक है। अगर ये बीटा 1 स्पेसिफिक है इसका मतलब है ये आपके स्पेसिफिक हार्ट रेट को बढ़ाएगी, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगी। यानी कोई भी ऐसा मसला जो हार्ट के लेवल पे है उसके लिए हम डोब्यूटामीन देंगे। हार्ट के लेवल पे क्या मसले हो सकते हैं? हार्ट फेलियर हो सकता है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन हो सकती हैं, फ्लटर्स हो सकते हैं। तो उस टाइम हमें सिर्फ हार्ट वाले इफेक्ट चाहिए ना, तो हम सिर्फ डोब्यूटामीन दे देंगे जो सिर्फ जाके बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगी ऑन द हार्ट। ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम। सो हमने एपिनेफ्रीन पढ़ा, नॉरएपिनेफ्रीन पढ़ा, आइसोप्रोटेरेनॉल पढ़ा। ये अल्फा बीटा दोनों पे थी, ये सिर्फ अल्फा पे थी, ये सिर्फ बीटा पे थी। देन हमने डोपामीन पढ़ लिया जो D1 पे थी, B1 पे थी और अल्फा 1 पे थी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया फिनल डोपा जो सिर्फ D पे है, देन डोब्यूटामीन जो कि सिर्फ B1 पे है। ठीक है, अब 1-2 बस और सुन लो फिर खत्म हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आ जाती है ऑक्सीमेटाजोलिन। क्या आती है? ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन की ये इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि ये एक तो अल्फा 1 स्पेसिफिक है। दूसरी बात आपने एमसीक्यू में देखना है कि अगर एक पेशेंट है और उसने ना आई कांटेक्ट लेंस यूज किए हैं या वो स्विमिंग के फौरन बाद आई है तो उसकी आंख के अंदर ना रेडनेस हुई हुई है, आई रेडनेस हुई हुई है, तो स्पेसिफिक हम ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन जो है ऑक्सीमेटाजोलिन का देते हैं आई रेडनेस के लिए, स्पेशली आफ्टर कांटेक्ट लेंस यूजेज या स्विमिंग के बाद। ठीक है, या फिर हमारे पास वो नेजल डीकंजेशन के साथ आ रही है ना, उसका नाक बहुत ज्यादा बह रहा है और बलगम और इस तरह की चीज, तो हम उसमें भी देते हैं नेजल स्प्रेज की फॉर्म में, क्योंकि नाक के अंदर जाके ऑक्सीमेटाजोलिन अल्फा 1 पे जब एक्ट करती है तो नेजल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगी। जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो वहां पे फ्लो वगैरह कम हो जाएगा और उसकी जो डीकंजेशन के सिम्टम्स हैं या वो थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ओके मैम। अच्छा उसके बाद ना बस मैम बस खत्म होने मैम का कल पढ़ लेते हैं आप। चैप्टर को दोबारा मैम बाकी कल स्टार्ट पढ़ नहीं लेंगे करेंगे। मैम। बस सिर्फ 2 ड्रग्स रह गई हैं। बस बस एक मैम ड्रग अभी रह तो गया, वो बाकी मैंने तुम लोग को पहले बहुत बताई। पड़ा है मैम। खत्म कराते हैं जल्दी से 5 मिनट में। पता है क्या, सिर्फ 2 मिनट चाहिए मुझे, ये खत्म हो जाएगा ना तो मैम कल हम नया 5 चैप्टर मिनट पढ़ में तो ये लेंगे। खत्म भी नहीं होगा मैम। नहीं हो जाएगा, बस दो ड्रग्स मैम मैंने अभी बतानी तो है। हमारे पास क्या कहते हैं डायरेक्ट भी तो रहते हैं, दूसरे भी इनडायरेक्ट भी तो रहते हैं। वो है ही नहीं ना, वो तो इसका पार्ट ही नहीं है, वो तो बिल्कुल मैं उसी मैम डायग्राम से डायरेक्ट तुम में लोग को तो अभी बता ओके चुकी हूँ।
अभी तो नहीं है ना, 10-15 ड्रग्स सुन रहते लो हैं मेरी मैम। बात। अच्छा फिनाइल एफ्रीन है, ये भी सिर्फ अल्फा 1 पे लगती है, अल्फा 1 पे लगती है, इसका मतलब है ये भी सिर्फ वेजो कंस्ट्रक्शन करती है। अगर ये सिर्फ वेजो कंस्ट्रक्शन करके बीपी को रेज करती है तो हम सिर्फ हाइपरटेंशन के पेशेंट में स्पेसिफिकली फिनाइल एफ्रीन दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो माइडोडराइन आ जाती है और वो भी सिर्फ अल्फा 1 पे लगती है और वो भी आपने किसको देनी है, स्पेसिफिकली बीपी के पेशेंट को देनी है। अब ये जो सिर्फ अल्फा 1 पे लगती है ना, इनमें याद रखना कि रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। नहीं बेटे जी मैं नहीं थकती, अभी मैंने तुम लोगों के बाद भी 4 स्पेशल इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाना है। बस हमारे पास आखिरी ड्रग आ गई है क्लोनिडीन। अच्छा क्लोनिडीन को अगर स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने हाइपरटेंशन में इसको पढ़ना है। लेकिन अगर सुन लो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। क्लोनिडीन बेसिकली ना अल्फा 2 को जाके स्टिमुलेट करती है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि ऐसी ड्रग्स जो अल्फा 2 को स्टिमुलेट करेंगी वो बेसिकली एंटेगनिस्ट है। तो हमारे पास क्लोनिडीन आप लोगों ने याद रखनी है। अभी तक हमने जो सारी ड्रग्स पढ़ी है ना वो पेरीफ्री में एक्ट कर रही थी, ठीक है। तो सेंट्रल एक्टिंग भी तो होनी चाहिए। बीपी की जड़ क्या है, या ये जो सारा है मसला, इसकी जड़ तो ऊपर सिंपैथेटिक सिस्टम है, तो उसको भी तो कंट्रोल कर सकते हैं। सो क्लोनिडीन देंगे जो अल्फा 2 को स्टिमुलेट करती है। जब अल्फा 2 स्टिमुलेट होती है तो बेसिकली आपके पास ना फीडबैक इनहिबिशन ज्यादा फेवर हो जाती है। जब फीडबैक इनहिबिशन ज्यादा होती है तो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज कम हो जाएगा। तो क्लोनिडीन एक सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगनिस्ट है जो कि क्या करती है, नॉरएपिनेफ्रिन को कम करती है। और ये आप लोग मतलब बेसिकली ये एंटेगनिस्ट है और ये हम लोग ना हाइपरटेंसिव पेशेंट में देते हैं। सो बेशक इसको स्किप भी कर लेना, सिर्फ इसका ये याद रख लो, हाइपरटेंशन में दोबारा पढ़ोगे। सो यहाँ पे आपके पास जो डायरेक्ट एक्टिंग एगनिस्ट है ना वो खत्म हो गया बेटे, कुछ भी नहीं हम लोगों ने पढ़ा। इफेक्ट बार बार रिपीट हो रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज आप लोगों ने मुझे हाईलाइट भी नहीं करने दिए, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। एपिनेफ्रीन है, नॉरएपिनेफ्रीन है, देन आइसोप्रोटेरेनॉल है, देन हम लोगों ने पढ़ लिया डोपामीन को, देन मैंने आपको बताया फिनल डोब्यूटामीन, उसके बाद हमने किया है ऑक्सीमेटाजोलिन, देन हमने फिनाइल एफ्रीन कर लिया है, माइडोडराइन है, और उसके बाद हमारे पास क्लोनिडीन है। तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अभी अगर मुझे तो ये याद है ना, तुम लोगों को भी याद होनी चाहिए। इसमें सिर्फ ये तुम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है बेसिकली कि कौन सी अल्फा 1 है, कौन सी अल्फा 2 वाली तो सिर्फ एक ही है, कौन सी बीटा 1 है और कौन सी बीटा 2 है। फिर इफेक्ट लिखना कहाँ मुश्किल है, इफेक्ट तो खुद लिख लोगे, ठीक है। तो ये टेबल बनाना है और इनको आप लोगों ने ना डिफरेंशिएट करना है। अब बात आ जाती है इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट में आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इनडायरेक्ट में कराया ही नहीं गया। और इनडायरेक्ट में बस अगर तुम लोग इस डायग्राम को याद रखो ना, पहले वाली, तो वो भी मोर देन इनफ है। यानी इनडायरेक्ट में हमने कहा कि वो करती क्या है, या तो रिलीज को एनहांस करती है, ठीक है। हाँ गई, हाँ ये है, हाँ ये इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में हम लोगों ने सिर्फ ये करना है कि किसी तरीके से ना यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स को बढ़ाना है। तो नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाने का एक तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया कि हम लोग इसकी रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं कोकेन देके, एक बात। दूसरी बात ये कि हम लोग इसकी रिलीज को इनहेंस कर सकते हैं एम्फेटामीन देके या टायरामीन देके। वैसे जो टायरामीन है ना, ये टायरामीन किसी ड्रग में नहीं होता, लेकिन ये जो हम लोग घरों में चीज इस्तेमाल करते हैं ना, चीज में होता है टायरामीन। और ये टायरामीन बेसिकली आपकी जीआईटी में ना जाके मेटाबोलाइज हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता। कुछ लोग जो हैं वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहे हैं, तो ये जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं होगा टायरामीन, ये सॉरी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो यहाँ पे ना ये वर्क करता है डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म के थ्रू। चलो ये बात मैं कल बता दूंगी, मेरे वाइवा में मैम ने पूछा था मुझसे, हमारी एचओडी बड़ी अच्छी है, उन्होंने पूछा है अच्छी तो नहीं है, उन्होंने पूछा था डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म क्या है और टायरामीन कैसे काम करता है, तो ये मैं कल बता दूंगी। बाकी इनडायरेक्ट में आपने बस ये याद रखना है कि या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा हो गई मैम, बायोअवेबिलिटी। कर दे। हाँ, अच्छा बस कर दे मैम, अच्छा अभी अच्छा दिमाग ठीक में है, ये शायद तो कुछ आ हमारे नहीं पास जो रहा। है या तो कोकेन है, ठीक है, या फिर एम्फेटामीन है और टायरामीन है, बस खत्म खत्म हो गया। और बस टायरामीन का मैकेनिज्म मैं कल बता दूंगी कि ये एक स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, तो वो क्या मैकेनिज्म है ये मैं कल बताऊंगी। कुछ भी नहीं पढ़ाया यार, इतना थोड़ा सा पढ़ाया। मैम पढ़ाया तो आपने केमो कुछ के भी तो नहीं, बस एक चैप्टर हो गया बस। हाँ एक ही तो चैप्टर पढ़ा है हमने। अच्छा ये देखो यहाँ पे ना इन्होंने सारी चीजों को सम अप किया हुआ है लिपिन में, तो तुम लोग अगर परेशान हो रहे हो तो ये बेशक एंड पे देख लेना कि इन्होंने ड्रग्स को स्पेसिफाई कर दिया है कि ये तीनों नॉन स्पेसिफिक है, ड्यूबिटामीन स्पेसिफिक है, ये अल्फा 1 स्पेसिफिक है, ये अल्फा 2 स्पेसिफिक है, देन ये बीटा 2 स्पेसिफिक एंड दिस। तो बस ये पढ़ा है हमने सुबह से आज सारा दिन, कुछ भी नहीं पढ़ा जी। मैम एक्सक्यूज मी मैम, जी वैसे आप जी जी माइंड ना करें, बट मैम आप एंटीबायोटिक्स कितने दिनों में पढ़ाएंगी मैम? मैं तो 2 दिन में पढ़ा दूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग पढ़ने वाले नहीं बनो मैं ना। तो हमसे नहीं मैं मैम, तो 2 वैसे दिन में मैं पढ़ा दूं, आज मेरी तो इतनी कैपेसिटी है, मैं भी तुम लोगों को पूरी रात पढ़ा सकती हूँ नॉन स्टॉप, मुझे कोई मसला नहीं होता मैम जी। हमने मैम याद भी करना होता है। बीटा रिसेप्टर्स भी तो हाँ होते हैं। मैंने याद नहीं किया हुआ, मैं क्या देख के पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, मैं भी इन्हें भी याद किया हुआ है, जुबानी पढ़ा रही हूँ।
मैंने भी मैम तो आप याद पूरी ही करना टॉप कर होता है। रही होंगी यूनिवर्सिटी की मैम। नहीं बिल्कुल ये बिल्कुल नॉर्मल भी से नहीं हुआ, स्टूडेंट से मैंने कभी टॉप नॉर्मल नहीं से किया। स्टूडेंट से मैम। मैं तुम लोगों से भी नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। अच्छा मारूफ, आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें, ठीक है। और बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है